तुम बस 100,000 गोलियां खाकर अनबीटेबल बन सकते थे, लेकिन तुम ऐसी दुनिया में पैदा हुए जहां एल्केमी अब सीधा सीधा एग्जिस्ट ही नहीं करती। पूरे कॉन्टिनेंट के टॉप कल्टीवेशन क्लैन के यंग लॉर्ड होने के बाद भी तुम्हें हर महीने मिलने वाली गोलियों की गिनती दर्द देने वाली हद तक कम है, खासकर तब से जब तुम्हारा छोटा भाई सुप्रीम बोन के साथ पैदा हुआ। तुम्हारे पिता और एल्डर्स ने साफ तौर पर उसी को फेवर करना शुरू कर दिया। इसमें कोई सवाल ही नहीं है। चाहे डिवाइन वेपन्स हों, ट्रेजर आर्टिफैक्ट्स हों या स्पिरिट पिल्स, तुम्हें हमेशा वही मिला जो तुम्हारा भाई नहीं चाहता था। जो वो लोग नहीं जानते थे वो ये था, तुम्हारा पिल डिवावरिंग बॉडी ऐसा है कि एक गोली अकेले लेने से लगभग कुछ होता ही नहीं, लेकिन जैसे ही तुम एक साथ 50 या उससे ज्यादा लेते हो, उसका असर सैकड़ों गुना बढ़ जाता है। तुम जानते थे चाहे तुम कितनी भी मेहनत से ट्रेनिंग कर लो, तुम अपने भाई से आगे नहीं निकल सकते। इसलिए तुमने चुपचाप शुरू किया, हर गोली को जमा करना, हर एक को संभाल कर रखना। ये तरीका धीरे धीरे तुम्हारे लिए एक बड़ा कमबैक तैयार कर रहा था, लेकिन एक दशक बीत गया और तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल पूरी तरह रुक सा गया। जब तक तुम्हारा भाई शाओली फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट के ग्रैंड कंप्लीशन तक पहुंच गया, तुम अभी भी लेट ची रिफाइनमेंट स्टेज में ही अटके हुए थे। अपने दोनों बेटों के बीच ये इतना बड़ा फर्क देखकर क्लैन लीडर यानी तुम्हारे पिता अपनी निराशा छुपा नहीं पाए। और अभी जो फैमिली के मेन हॉल के अंदर तुम एक फाउंडेशन पिल के लिए अपने भाई से बहस कर रहे हो। ये तुम्हारा रिवॉर्ड था। तुमने इसे एक क्लैन मिशन पूरा करके कमाया था, तो सिर्फ इसलिए कि शाओली कहता है उसे इसकी जरूरत है, ये उसे क्यों मिलना चाहिए? एक तरफ तुम्हारा भाई चुप, शांत, बिल्कुल हार्मलेस दिखता हुआ, और दूसरी तरफ तुम डटे हुए, पीछे हटने को तैयार नहीं। क्लैन लीडर शाओहोंग अब और बर्दाश्त नहीं कर पाते। बस शाओलियांग, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? आज मैं ये बात बिल्कुल साफ कर दूंगा। इस पिल डिवावरिंग बॉडी के साथ पैदा होना तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन तुम्हें अच्छी तरह पता है कि एक गोली लेने से तुम्हें सिर्फ 10% ही असर मिलता है, और फिर भी तुम यहाँ अपने ही छोटे भाई से इसके लिए लड़ रहे हो। क्या तुमने वो सब भूल गया जो मैंने तुम्हें सिखाया था कि बड़ा इंसान कैसे बनते हैं? अगर आज भी तुम उस गोली को लेने पर अड़े रहे तो मेरे लिए कोई बेटा नहीं है जिसका नाम शाओलियांग हो। जैसे ही वो अपनी बात खत्म करता है, एल्डर शाओलाई भी बीच में बोल पड़ते हैं। यंग मास्टर, क्या आप सच में माफी नहीं मांगेंगे? सेकंड यंग मास्टर के पास सुप्रीम बोन है, उसका फ्यूचर तो जैसे पहले से ही सोने जैसा तय है। जब वो ग्रेट टाओ तक पहुंच जाएगा तो क्या आपको भी उसका फायदा नहीं मिलेगा? फर्स्ट यंग मास्टर, एक बड़े भाई होने के नाते आपको बड़ी पिक्चर के बारे में सोचना चाहिए। आप अपने ही छोटे भाई के साथ इतना पेटी क्यों हो रहे हैं? तुम उनकी बातों पर ध्यान ही नहीं देते। तुम्हारी नजर सीधा शाओली पर जाती है और तुम उसकी वो हल्की सी मुस्कान पकड़ लेते हो जिसे वो मुश्किल से छुपा रहा है। ये जो सो कॉल्ड जीनियस प्रोडिजी है, जिसकी सब तारीफ करते हैं, वो उतना भी सीधा नहीं है जितना दिखता है। जब बड़े लोग आसपास नहीं होते तो वो कभी ये छुपाने की कोशिश नहीं करता कि वो तुमसे कितनी नफरत करता है। जब तुम छोटे थे और उससे ज्यादा ताकतवर थे, तब तुम उसे दबाकर रख सकते थे, लेकिन अब वो फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट ग्रैंड कंप्लीशन तक पहुंच चुका है। खुले में भी और छुप कर भी वो बिना सोचे तुम्हें गिराने की कोशिश करता है। एक फाउंडेशन पिल अब उसके लिए लगभग बेकार है, फिर भी वो तुमसे इसके लिए लड़ रहा है। कुछ एल्डर्स को उसका ये खेल समझ भी आता है, लेकिन उसके जीनियस होने की वजह से कोई कुछ नहीं बोलता। और अब तुम्हारे अपने पिता भी पूरी तरह शाओली के साइड में खड़े हैं। बस एक नजर में, अगर सबको लगता है कि तुम्हारे पास रिसोर्सेज होना सिर्फ वेस्ट है, तो शायद इस फैमिली में रहने का कोई मतलब ही नहीं है। ये सोचते ही तुम अपने हाथ में पकड़ी फाउंडेशन पिल को चूर चूर कर देते हो और उसे हवा में फेंक देते हो। फिर सबके शॉक्ड चेहरों के सामने तुम मुड़ते हो और सीधे बाहर निकल जाते हो। शाओहोंग बस बोलना शुरू ही करता है। अगर तुम उस दरवाजे से बाहर गए तो वापस आने की हिम्मत मत करना। लेकिन वो अपनी बात पूरी करे उससे पहले ही तुम शाओ फैमिली के गेट्स के बाहर पहुंच चुके होते हो। किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि तुम ऐसे चले जाओगे। तुमने सच में सब कुछ छोड़ दिया। एक टॉप कल्टीवेशन क्लैन, शाओ फैमिली यंग लॉर्ड का टाइटल, एल्डर्स सब के सब चुप रह जाते हैं और सबकी नजर क्लैन लीडर पर जाती है। शाओहोंग के चेहरे पर भी एक पल के लिए घबराहट दिखती है। उसका बड़ा बेटा उसकी याद में कभी ऐसा नहीं था। शाओलियांग बचपन से ही तेज था, 10 साल का भी नहीं हुआ था और की रिफाइनमेंट स्टेज में प्रवेश कर चुका था। क्लैन उसे अपना अगला हेयर बनाने के लिए तैयार कर रहा था, लेकिन फिर शाओली पैदा हुआ और उसके साथ वो सुप्रीम बोन, एक ऐसे जीनियस की निशानी जो सबको हिला दे, उस चमक के सामने जो सबको हैरान कर दे। उसे खुद समझ नहीं आया कि क्या वो पक्षपात कर रहा था। बिना जाने वो अपने बड़े बेटे की भावनाओं को नजरअंदाज करता गया। अपने पिता को डगमगाते हुए महसूस करके शाओली तुरंत आगे बढ़ता है उसे संभालने के लिए। फादर, चिंता मत कीजिए, बिग ब्रो को बस थोड़ा कूल डाउन होने की जरूरत है। जैसे ही वो शांत होगा वो वापस आ जाएगा। फिर वो अपनी आवाज धीमी करता है, एक पल रुकता है और जोड़ता है, मेरा मतलब बिग ब्रो की ऐसी हालत के साथ वो शाओ फैमिली के अलावा जाएगा भी कहाँ? ये सुनकर शाओहोंग धीरे धीरे शांत हो जाता है। वो ठंडे चेहरे के साथ सबकी तरफ देखता है और ऐलान करता है, अगर वो नालायक लड़का वापस रेंगते हुए आया तो उसे गेट के बाहर घुटनों पर बैठा देना। मेरी इजाजत के बिना कोई उसे अंदर नहीं आने देगा। उधर शाओ एस्टेट छोड़ने के बाद तुम सीधे एक छिपी हुई गुफा की तरफ जाते हो। फिर अंदर एक गुप्त जगह से कुछ मिट्टी के घड़े निकालते हो। उनके अंदर वो गोलियां हैं जो तुमने 1 दशक से भी ज्यादा समय तक चुपचाप जमा की है। एक घड़ा 108 पावर गैदरिंग पिल्स,
एक घड़ा 119 माइंड क्लियरिंग पिल्स, आधा घड़ा 52 स्पिरिट मूवमेंट पिल्स, आधा घड़ा 48 फाउंडेशन पिल्स। सबको लगता है कि तुम्हारा पिल डिवाउरिंग बॉडी एक डिफेक्ट है, रिसोर्सेज की बर्बादी है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि जैसे ही तुम एक साथ 50 या उससे ज्यादा गोलियां निगलते हो, असर पूरी तरह अलग लेवल पर पहुंच जाता है। जो ताकत मिलती है वो एक नॉर्मल पिल से 10x 20x ज्यादा होती है, और इसके ऊपर से कई तरह के क्रेजी बोनस इफेक्ट्स भी एक्टिवेट हो जाते हैं। जैसे पावर गैदरिंग पिल को ही ले लो, नॉर्मली ये बस थोड़ी देर के लिए ताकत बढ़ाती है, लेकिन अगर एक साथ 50 निगल लो तो न सिर्फ तुम्हें 10x ताकत मिलती है, बल्कि जो असर टेम्पररी था वो परमानेंट बन जाता है। अगर सिर्फ 50 पिल्स से ऐसा होता है तो सारी मेहनत पूरी तरह वर्थ थी, और तुमने तो 100 से भी ज्यादा जमा कर ली है। तुमने सोचा था कि इस खास बात के बारे में अपने पिता को बता दो, लेकिन शाओली निर्दयी है, वो कभी भी तुम्हें आसानी से आगे बढ़ने नहीं देगा। इसलिए अपना सीक्रेट खोलने का रिस्क लेने से बेहतर तुमने सोचा पहले 50 फाउंडेशन पिल्स जमा कर लो और फिर अपनी ताकत से सबको जवाब दो। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था शौकलन तुम्हें तैयार होने से पहले ही बाहर निकाल देगा। तुम्हें उस बड़े पल से पहले ही निकाल दिया गया। ठीक है, अब तुम अपने दम पर हो, ये सोचकर तुम एक एक करके घड़ों से गोलियां निकालते हो और हर तरह की पिल्स को जल्दी जल्दी साथ में निगल जाते हो। अचानक तुम्हारे अंदर से सुनहरी रोशनी फूट पड़ती है। तुम्हारा शरीर, तुम्हारी मेंटल पावर, सब कुछ 20x तक बढ़ जाता है, यहाँ तक कि तुम्हारी स्पीड भी 5x बढ़ जाती है। तुम अभी भी टेक्निकली लेट की रिफाइनमेंट में हो, लेकिन सिर्फ तुम्हारी रॉ ताकत ही अब लेट फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के बराबर है। अगर तुम 50 फाउंडेशन पिल्स भी जमा करके खा लो और अपनी कल्टीवेशन को और आगे बढ़ाओ तो तुम कितने ताकतवर बनोगे, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। ये सोचकर तुम फाउंडेशन पिल्स वाले घड़े को वापस सील कर देते हो और फैसला करते हो कि टियानन सिटी के वान बाओ पवेलियन जाओगे अपनी किस्मत आजमाने। चिंगयन कॉन्टिनेंट पर एल्केमिस्ट्स बहुत ही रेयर हैं, इसलिए पिल्स की कीमत बाकी हर चीज से कहीं ज्यादा है। अपना पिल स्टैश बनाने के लिए तुमने सालों में काफी सामान बेच दिया है। अब हालत यह है कि तुम वान बाओ पवेलियन के रेगुलर बन चुके हो और आज तुम एक शॉर्ट सोर्ड बेचने जा रहे हो। ये तुम्हारे पिता का दिया हुआ गिफ्ट था उस साल जब तुमने ची रिफाइनमेंट में कदम रखा था। काफी हाई ग्रेड स्पिरिट ट्रेजर, लेकिन तुमने इसे एक बार भी इस्तेमाल नहीं किया। तुमने तो ये तक झूठ बोल दिया था कि ये खो गई, सिर्फ इसलिए ताकि ये शाओली की नजर में ना आए। समय के साथ तुम्हारे पिता भी इसे भूल गए। इतने सालों तक संभाल कर रखी, कभी म्यान से बाहर तक नहीं निकाली, और अब इसके इस्तेमाल की कोई जगह ही नहीं बची। इस तलवार की कहानी कहीं ना कहीं तुम्हारी अपनी कहानी जैसी लगती है, लेकिन अब तुम अतीत को पीछे छोड़ रहे हो। मन पक्का करके तुम टियानन सिटी की तरफ जाने वाले रास्ते पर बढ़ते हो, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जाते कि तुम्हें महसूस होता है कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है। माइंड क्लियरिंग पिल्स लेने के बाद तुम्हारी सेंसिंग इतनी तेज हो चुकी है कि वो हाई लेवल डिटेक्शन टेक्निक्स के बराबर है। तुम माइल्स दूर से ही किसी की मौजूदगी महसूस कर सकते हो। तुम उन्हें देख लेते हो, शॉ फैमिली के डिसाइपल यूनिफॉर्म्स में। तुम्हें पहले से पता है ये क्या चल रहा है, लेकिन उन्हें शक ना हो इसलिए तुम ऐसे ही आगे बढ़ते रहते हो। फिर तुम रास्ता बदलते हो और उन्हें घुमाते हुए एक डेड एंड तक ले आते हो और खुद एक क्लिफ के किनारे खड़े हो जाते हो, जानबूझकर उन्हें मौका देते हुए। जैसे ही वो देखते हैं कि तुम किनारे पर आ गए हो, तुम्हारे पीछे छिपे तीनों लोग बाहर आ जाते हैं। यंग मास्टर, इससे पर्सनल मत लेना, तुम जानते हो कैसे होता है, और घर पर किसी को नहीं चाहिए कि तुम वापस जाओ। यहाँ का व्यू अच्छा है, क्यों ना यहीं रुक जाओ। इतना कहते ही लीडर की ऑरा फूट पड़ती है। स्पष्ट है, अर्ली फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट। बाकी दो भी अपनी जगह ले लेते हैं, दोनों लेट की रिफाइनमेंट में। ये लोग अजनबी हैं, नए हायर्ड लोग जो हाल ही में सो फैमिली में जुड़े हैं। तुम्हें अंदाजा लगाने की भी जरूरत नहीं कि इन्हें किसने भेजा है। बात करने का कोई फायदा नहीं, एक ही पल में तुम तीनों के पीछे पहुंच जाते हो, इतनी तेज कि आवाज भी पीछे छूट जाती है। ये स्पीड लेट की रिफाइनमेंट के लेवल से बहुत आगे है। ये कैसे मुमकिन है? लीडर ये सवाल पूरा भी नहीं कर पाता कि तुम एक ही हाथ के वार से उसकी गर्दन तोड़ देते हो। कोई स्पिरिचुअल एनर्जी इस्तेमाल नहीं, सिर्फ शुद्ध ताकत। बाकी दो डर से जम जाते हैं। सिर्फ अपने शरीर की ताकत से एक फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कल्टीवेटर को एक ही वार में खत्म कर देना। फर्स्ट यंग मास्टर, असल में इतना खतरनाक है। दोनों तुरंत घुटनों पर गिर जाते हैं, अपनी जान की भीख मांगते हुए। वो तुमसे अपनी जान बख्शने की भीख मांगते हैं। कहते हैं कि शॉ फैमिली के लिए जो काम किया है उसके लिए उन्हें छोड़ दो, लेकिन प्लीज उन्हें जिंदा रहने दो। लेकिन तुम बेहतर जानते हो, अगर तुमने इन दोनों को जाने दिया तो तुम्हारी लोकेशन और तुम्हारी असली ताकत दोनों खुल जाएंगी। जब तक तुम्हें पूरा यकीन नहीं हो जाता कि तुम शॉली को हरा सकते हो, तब तक एक छोटी सी गलती भी जानलेवा हो सकती है। ये सोचकर तुम दोनों के सिर पर एक एक वार कर देते हो। जैसे ही पक्का हो जाता है कि तीनों खत्म हो चुके हैं, तुम उनके स्टोरेज पाउचेस उठा लेते हो। अंदर 500 स्पिरिट स्टोन्स और साथ में काफी सारी गोलियां जो आम लोगों के लिए बनी है। ज्यादातर अंदरूनी चोट ठीक करने वाली पिल्स हैं। एक गोर्ड में ही 300 से ज्यादा माइनर रिकवरी पिल्स भरी हुई हैं। इस तरह की पिल्स बनाने में स्पिरिट हर्ब्स नहीं लगते, इसलिए ये बहुत सस्ती होती हैं। तुमने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसी मॉर्टल पिल्स तुम्हारे पिल डिवॉरिंग बॉडी पर काम भी करेंगी या नहीं, लेकिन ये लोग इन्हें साथ लेकर चल रहे थे, तो जरूर कल्टीवेटर्स के लिए भी कुछ काम की होंगी। अगर कभी इमरजेंसी आई तो एक साथ सैकड़ों निगलना
शायद कुछ अलग ही असर दिखा दे। ये सोचकर तुम उस गोर्ड को अपने पास रख लेते हो और टियानन सिटी की तरफ बढ़ जाते हो। उधर शाओ एस्टेट के साइड हॉल के अंदर शाओली अपने कुछ खास लोगों के साथ एक प्राइवेट मीटिंग में बैठा है। तभी एक हायर्ड आदमी जल्दी से आता है और धीरे से कहता है, माय लॉर्ड, जांग लाओसान और उसकी टीम से हमारा कांटेक्ट पूरी तरह टूट गया है। क्या हमें लोगों को भेजकर उन्हें ढूंढना चाहिए? शाओली का चेहरा सख्त हो जाता है, उसकी नजर ठंडी पड़ जाती है। वो सबसे बेहतर जानता है कि उसका बड़ा भाई कितना खतरनाक है। बचपन से ही वो अपने माता पिता के सामने हमेशा एक मासूम बनने का नाटक करता रहा है। चाहे क्लैन से स्पिरिट स्टोन्स चुराना हो या छुपकर फॉरबिडन टेक्निक सीखना, वो हर बार अपने निशान साफ कर देता था। लेकिन जब भी उसकी नजर अपने बड़े भाई से मिलती, उसे लगता जैसे उसकी हर सोच सामने पढ़ ली गई हो। कोई सबूत नहीं, कुछ भी नहीं। फिर भी वो घबरा जाता और सब कुछ अपने माता पिता को बता देता। हाँ, फेवरेट होने की वजह से उसे कभी कोई बड़ी सजा नहीं मिली, लेकिन इस तरह बार बार पकड़े जाना उसके अंदर डर बैठा चुका था। सालों से वो तुम्हें खत्म करने की कोशिश करता रहा, लेकिन हर बार तुम ऐसे बच निकलते जैसे तुम्हें पहले से सब पता हो। अब आखिरकार उसे मौका मिला है। तुम शॉ फैमिली छोड़ चुके हो। अगर तुम जिंदा रहे तो वो कभी चैन से जी नहीं पाएगा। वो अभी किसी को आदेश देने ही वाला होता है कि तुम्हारा पीछा करते रहें। तभी क्लैन लीडर अचानक साइड हॉल में आ जाता है। अपने पिता को देखते ही शाओली तुरंत अपना रूप बदल लेता है, एकदम शांत, आज्ञाकारी बन जाता है। आगे बढ़कर बोलता है, फादर। शाओहोंग अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखता है। छूट! कुछ ही समय में क्लाउड मिस्ट सीक्रेट रेल्म फिर से खुलने वाला है। इस बार तुम्हारा भाई यहाँ नहीं है। यंग जनरेशन में ताकत ही सब कुछ होती है। मैं सोच रहा हूँ इस बार इंटरनल सिलेक्शन को छोड़ देते हैं। तुम सीधे सो फैमिली की तरफ से सीक्रेट रेल्म में जाओगे। वहां से जो भी लेकर आओगे वो सब तुम्हारा होगा। बस दूसरे सेक्ट्स के सामने हमें कमजोर मत दिखाना। शाओली बिना एक पल गंवाए मुस्कुराता है और जवाब देता है, फादर, इसकी चिंता मत कीजिए। मैंने पूरे कॉन्टिनेंट के बड़े सेक्ट्स को देख लिया है। उनकी यंग जनरेशन कोई भी मेरे लेवल का नहीं है। मैं आपके लिए फर्स्ट प्लेस लेकर आऊंगा। शाओहोंग जोर से हंस पड़ता है। साफ दिख रहा है कि वो बहुत खुश है। तुम्हारा होना हमारे शॉ फैमिली के लिए एक ब्लेसिंग है। उधर दूसरी तरफ तुम टियानन के वानबाओ पवेलियन पहुंच चुके हो। ये जगह तुम्हें अपनी हथेली की तरह याद है। तुम तुरंत ओनर शुयुकाई को ढूंढ लेते हो। जैसे ही वो तुम्हें देखता है, वो जल्दी से तुम्हारी तरफ आता है। ब्रदर शाओ, इस बार क्या खजाना लाए हो? बिना कुछ कहे तुम चुपचाप फैमिली की वो शॉर्ट स्वॉर्ड निकालते हो। जैसे ही शुयुकाई उसकी म्यान पर बने निशान देखता है, उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। फिर वो हंसते हुए कहता है, ब्रदर, मजाक कर रहे हो ना? इस चीज के पीछे तो बहुत बड़ा इतिहास है। अगर तुम इसे बेचते हो तो ये तो जैसे शाओ फैमिली की इज्जत बेचने जैसा है। तुम तलवार को काउंटर पर रखते हो और सीधे उसकी आंखों में देखते हो। ये बस एक चीज है जिसे शाओ फैमिली कब का भूल चुका है। और अब मैं भी शाओ फैमिली का हिस्सा नहीं हूं। बस अपनी कीमत बताओ। शुयुकाई का चेहरा बदल जाता है। वो गंभीर हो जाता है। तुमने शाओ फैमिली छोड़ दिया? ये बात मानना मेरे लिए आसान नहीं है। ऐसी चीजें जो मुसीबत खड़ी कर सकती हैं। वन बाओ पवेलियन आमतौर पर उनमें डील नहीं करता। लेकिन ब्रदर शाओ, तुमने सालों से मेरे काम का ख्याल रखा है। मुझे तुम्हारे कैरेक्टर पर भरोसा है। मैं ये रिस्क लेने को तैयार हूँ। इस तलवार के बदले 2 फाउंडेशन पिल्स। कैसा लगेगा? वो ये कहते हुए 2 उंगलियां उठाता है। अंदर से थोड़ा नर्वस भी है। सच तो ये है, इस तलवार की असली कीमत 20 फाउंडेशन पिल्स से भी ज्यादा है। लेकिन रिस्क भी उतना ही बड़ा है। जैसा उसने कहा, अगर शाओ फैमिली वापस आकर इसे मांग ले तो उसके पास मना करने की हिम्मत नहीं होगी। जो भी उसने दिया होगा उसे वो नुकसान सहना पड़ेगा। ये 2 पिल्स बस एक टेस्ट ऑफर है। अगर तुम मना करते हो तो वो इसे बढ़ाकर 5 तक ले जा सकता है। लेकिन उसके बाद ये रिस्क उसके लिए बिल्कुल भी वर्थ नहीं रहेगा। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी ऑफर बदल पाता, तुम तुरंत मान जाते हो। 2 ठीक है, तलवार ले लो। तुम तलवार को काउंटर पर आगे सरका देते हो। हाँ, मुझे पता था ब्रदर शाओ, जब तुम इतने सीधे हो रहे हो तो मैं भी कुछ नहीं छुपाऊंगा। मेरे साथ स्टोरेज रूम में चलो। जो भी पसंद आए कुछ पीसेस ले लेना। हमारे बीच इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अभी अभी फाउंडेशन पिल्स मिली हैं और तुम जल्दी से जाकर ब्रेक थ्रू करना चाहते हो। लेकिन सुयुकाई की नीयत अच्छी है और उसे इग्नोर करना ठीक नहीं होगा। इसलिए तुम उसके साथ स्टोरेज रूम में चले जाते हो। वन बाओ पवेलियन का स्टोरेज रूम पूरी तरह बिखरा हुआ है। कहीं बॉक्सेस, कहीं ढेर लगे हुए, बिल्कुल फ्रंट डिस्प्ले जैसा साफ नहीं। तुम एक नजर में समझ जाते हो यहाँ कुछ खास नहीं है। तुम सोचते हो कुछ बेसिक कंज्यूमेबल्स उठाकर निकल जाते हैं। तभी तुम्हारी नजर पड़ती है एक बहुत बड़ा ढेर गोलियों का, जैसे एक पहाड़ सिंगियन कॉन्टिनेंट पर, जहां पिल सबसे ज्यादा कीमती मानी जाती हैं। ये नजारा तुम्हें सच में हैरान कर देता है। अरे ये सब क्या है? सुयुकाई ये सुनकर अपनी एक्साइटमेंट से बाहर आता है। ओह, वो डिफेक्टिव पिल्स हैं ब्रदर शाओ। तुम बड़े फैमिलीज में रहे हो, तुम्हें पता ही होगा। इस दुनिया की हर पिल टावर के एल्केमिस्ट्स बनाते हैं। हम जैसे मर्चेंट्स सीधे उन्हीं से पिल्स खरीदते हैं। सुयुकाई इधर उधर देखता है कि कोई और सुन तो नहीं रहा, फिर धीरे से सांस छोड़ता है। हर बार जब पिल टावर हमें पिल्स बेचता है, हर बैच में कम से कम 30% डिफेक्टिव होती हैं। कम असर वाली, क्वालिटी गिर चुकी, सब कुछ। कल्टीवेटर्स इन्हें खरीदते नहीं, और अगर कोई खरीदना भी चाहे तो हम बेच नहीं सकते।
पिल टावर के कल्टीवेटर्स से उलझना कोई मजाक नहीं है। वो हमसे इन डिफेक्टिव पिल्स के भी पूरे पैसे लेते हैं और मार्केट में बेचने भी नहीं देते। उन्हें डर है कि इससे पिल टावर की रेपुटेशन खराब होगी, इसलिए ऊपर से तो पिल्स बहुत कीमती लगती हैं, लेकिन असल में हम मर्चेंट्स को इनसे ज्यादा फायदा नहीं होता। हमारा ज्यादातर प्रॉफिट इन्हीं बेकार पिल्स में चला जाता है। कम वेट, लो क्वालिटी, सब कुछ सहना पड़ता है। हम कर भी क्या सकते हैं? एल्केमी पर पूरा कंट्रोल पिल टावर का है और इन डिफेक्टिव पिल्स को संभालना अपने आप में एक सिरदर्द है। हर शॉप इन्हें स्टोरेज में जमा करती रहती है और जब जगह खत्म हो जाती है तो कहीं जाकर इन्हें दबा देते हैं। सुयुकाई की बात खत्म होते ही तुम्हारी आंखें चमक उठती हैं। डिफेक्टिव हो या नहीं, ये शायद वही चीज है जिसकी तुम्हें जरूरत है। ये सोचकर तुम उससे कहते हो, मुझे ये पूरा ढेर डिफेक्टिव पिल्स का चाहिए। सुयुकाई तुम्हें ऐसे देखता है जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा। ब्रदर श्याओ, तुम इन डिफेक्टिव पिल्स को बेचने का सोच तो नहीं रहे ना? मुझे कुछ कहना पड़ेगा। पिल टावर का असर तुम्हारे सोच से कहीं ज्यादा गहरा है। तुम कोई भी हो, कितने भी ताकतवर हो, अगर उनसे टकराए तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। उसे इतना हिचकिचाते देखकर तुम सीधा बोल देते हो, मुझे इन्हें खुद खाना है। खुद खाना है? इससे कोई दिक्कत तो नहीं होगी। शुयुकाई को बिल्कुल समझ नहीं आता तुम क्या करने वाले हो, लेकिन अगर कोई इन पिल्स को उससे ले जाए तो उसका एक बड़ा सिर दर्द खत्म हो जाएगा। वो सिर हिलाता है और तुम्हें सारी डिफेक्टिव पिल्स दे देता है। तुम सबको अपने स्टोरेज पाउच में भर लेते हो, शुयुकाई को अलविदा कहते हो और सीधे गुफा की तरफ लौट जाते हो। तुम फिर से मिट्टी का घड़ा खोलते हो और तुरंत ही दवा की खुशबू की एक तेज लहर फैल जाती है। 50 फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पिल्स। आखिरकार सब इकट्ठा हो चुकी हैं। 10 साल से ज्यादा की मेहनत, अब वो पल आ गया है। बिना एक पल सोचे तुम सारी पिल्स एक साथ अपने मुंह में डाल लेते हो। अंदर से एक जबरदस्त हिला देने वाली एनर्जी फूट पड़ती है। कोई भी आम कल्टीवेटर अगर ऐसे पिल्स ले ले तो 1 सेकंड के अंदर ही फटकर खत्म हो जाए, लेकिन जैसे ही तुम्हारा पिल डिवावरिंग बॉडी काम करने लगता है, वो उफनती हुई एनर्जी धीरे धीरे कंट्रोल में आने लगती है और तुम्हारी कल्टीवेशन को आगे बढ़ाने लगती है। अर्ली फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट, फिर मिड, फिर लेट, और जब तुम अपनी कॉन्शियसनेस से बाहर आते हो तुम्हारी कल्टीवेशन पहुंच चुकी होती है फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट परफेक्शन पर, बस एक कदम दूर गोल्डन कोर बनने से। दूसरे लोग सिर्फ ब्रेक थ्रू के लिए सालों तक दर्द सहते हैं और तुमने पलक झपकते ही वो सब पार कर लिया। पिल्स सच में कमाल की चीज है। ये सोचकर तुम डिफेक्टिव पिल्स का वो ढेर बाहर निकालते हो। तुम उन्हें इफेक्ट के हिसाब से अलग करना शुरू करते हो। कुछ पहचानी हुई पिल्स जैसे गैदरिंग फोर्स पिल्स और स्पिरिट स्प्रिंट पिल्स जो बेसिक ताकत बढ़ाती हैं। ऐसी पिल्स 1000 से भी ज्यादा हैं। बिना रुके तुम सबको एक साथ अपने मुंह में डाल लेते हो और शांत होकर इंतजार करते हो कि अब अंदर क्या होगा। तुम्हें लगा था ये डिफेक्टिव पिल्स कमजोर होंगी, शायद कोई साइड इफेक्ट नहीं, पर असर भी बस 10-20% ही होगा। लेकिन जैसे ही वो तुम्हारे अंदर जाती हैं, एक अजीब सी क्लैरिटी सीधे तुम्हारे सिर तक दौड़ जाती है। तुम्हारा शरीर 10 गुना हल्का महसूस होने लगता है। तुम्हारी सेंसिंग जैसे किसी ने जंजीरें तोड़ दी हों, वो एकदम तेज हो जाती है और हर तरफ फैल जाती है। एक ही पल में तुम्हारी परसेप्शन इतनी बढ़ जाती है कि पूरा पहाड़ तुम्हारी सेंसिंग में आ जाता है। तुम्हारा अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी पर कंट्रोल अब बिल्कुल रेजर शार्प हो चुका था। ये असर बिल्कुल वैसा ही था जैसे एक साथ 1000 हाई ग्रेड पिल्स खा ली हों। मतलब ये बेकार डिफेक्टिव पिल्स भी उतना ही काम कर रही थी जितनी असली पिल्स। तो फिर असली पिल्स के पीछे भागने की जरूरत ही क्या है? सीधा डिफेक्टिव पिल्स ही खाओ। लगता है तुम्हारे इस बॉडी में अभी भी बहुत पोटेंशियल छुपा हुआ है। ये सोचकर तुमने फैसला किया कि दूसरी सिटीज में जाओगे और भी डिफेक्टिव पिल्स इकट्ठा करोगे। तुमने अपना ठिकाना, वो गुफा पूरी तरह खत्म कर दी और दक्षिण की तरफ चिंगशुई सिटी के लिए निकल पड़े। लेकिन जैसे ही तुम पहाड़ से नीचे उतरे, तुम्हारी तेज सेंसिंग ने पास ही किसी अजीब हरकत को पकड़ लिया। वो इंसान मेन रोड से बच रहा था, पीछे के रास्तों से जा रहा था। उसके पास कल्टीवेशन भी थी, फिर भी वो उसे स्पीड बढ़ाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहा था। और सबसे खास बात, उसके पास से डिफेक्टिव पिल्स की हल्की सी खुशबू आ रही थी। एक पल भी रुके बिना तुम वहीं से गायब हो जाते हो। पहाड़ के नीचे सिंहवा हॉल का डिसाइपल वेलिंग फिंग अपने सेक्ट के आदेश पर डिफेक्टिव पिल्स की एक खेप ले जा रहा था। सिंहवा हॉल पहले कुछ ऐसे कल्टीवेटर्स का समूह था जिन्हें कोई नहीं चाहता था। जिंदा रहने के लिए उन्होंने मिलकर एक सेक्ट बना लिया था इस खतरनाक दुनिया में। लेकिन दिक्कत ये थी, अच्छी पिल्स बहुत महंगी थीं और डिफेक्टिव पिल्स जहरीली, सीधे इस्तेमाल नहीं की जा सकती थीं। लेकिन उनके हॉल मास्टर ने इसका एक अलग ही इस्तेमाल ढूंढ लिया था। इन पिल्स को पीसकर पाउडर बनाओ एक खास तरीके से और उसे स्पिरिट हर्ब्स के लिए फर्टिलाइजर की तरह इस्तेमाल करो। जब हर्ब्स उग जाएं तो उन्हें पिल टावर के साथ ट्रेड करके अच्छी पिल्स ले लो। इस तरीके को सीक्रेट रखने के लिए वेलिंगफंग हमेशा बहुत सावधानी से चलता था ताकि किसी कल्टीवेटर का ध्यान उस पर ना जाए। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि इस सुनसान पहाड़ पर उसे कोई ऐसा इंसान मिलेगा जिसकी मूवमेंट तक वो पकड़ ना सके। तुम उसके सामने आकर खड़े हो जाते हो और हल्का सा झुककर बोलते हो, फेलो टाओइस्ट, जरा एक पल रुकिए, मैं 2000 स्पिरिट स्टोन्स देने को तैयार हूँ। क्या आप ये डिफेक्टिव पिल्स मुझे बेचेंगे? इतना ताकतवर इंसान इतनी इज्जत से बात कर रहा है। ये देखकर वेलिंगफंग मुस्कुराता है और जवाब में सिर झुकाता है, ये पिल्स कोई खास कीमती नहीं है। अगर आपको पता है इन्हें कैसे इस्तेमाल करना है तो मैं आपको कुछ दे देता हूँ।
रास्ते में मिलना ये भी एक तरह की किस्मत है। स्पिरिट स्टोन्स की जरूरत नहीं। ये कहकर वो अपने स्टोरेज पाउच से 2 डिफेक्टिव पिल्स निकालता है, लेकिन जैसे ही वो उन्हें देने वाला होता है, उसकी नजर तुम्हारे कपड़ों पर बने निशान पर पड़ती है। शाओक्लैन! उसे तुरंत समझ आ जाता है ये आदमी शाओक्लैन से है। वही लिंगफंग तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लेता है। रोग कल्टीवेटर्स को हमेशा से ही बड़े क्लैंस नीचा समझते आए हैं, और अब वो लोग किसी को भेज रहे हैं उनकी डिफेक्टिव पिल्स छीनने के लिए। क्या कोई इंसाफ नहीं है? हाँ, उसकी कल्टीवेशन सिर्फ अर्ली फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट है, लेकिन वो ऐसा इंसान नहीं है जो किसी के सामने झुक जाए। तुम उसके चेहरे का बदलता हुआ भाव देख लेते हो और सोचते हो कि शायद उसे कीमत पसंद नहीं आई, इसलिए तुम और 100 स्पिरिट स्टोन्स बढ़ा देते हो। लेकिन ये देखकर वाई लिंगफंग पूरी तरह भड़क जाता है। तुम बड़े कल्टीवेशन क्लैंस वाले सोचते हो पैसे से सब कुछ खरीद सकते हो, है ना? साफ सुन लो, ये पिल्स मैं किसी और को तो मुफ्त में दे दूंगा, लेकिन तुम्हारे जैसे घमंडी लोगों को तभी दूंगा जब तुम इन्हें यहीं मेरे सामने खाओगे। ये कहते हुए उसकी आंखें ठंडी हो जाती हैं और वो चुपचाप अपने हाथ में एक सेल्फ डिस्ट्रक्ट टेक्निक बनाना शुरू कर देता है। अगर तुमने उस पर हमला किया तो वो तैयार है तुम्हें अपने साथ खत्म करने के लिए, लेकिन अगले ही पल गुस्सा होने के बजाय तुम शांति से उसके हाथ से पिल्स ले लेते हो। ये पिल्स इतनी जहरीली हैं कि इंसान के अंदर के मेरिडियंस तक तोड़ दें, और तुम उन्हें ऐसे मुंह में डाल लेते हो जैसे वो सिर्फ कैंडी हो। वही लिंगफंग बस देखता रह जाता है। दूसरे लोग शायद ना जानते हो कि ये पिल्स कितनी खतरनाक हैं, लेकिन वो अच्छी तरह जानता है। एक बार शिंगवा हॉल का एक डिसाइपल बस एक पिल चखने की हिम्मत कर बैठा था। 7 दिन तक उसके अंदर की एनर्जी उसे अंदर से फाड़ती रही, और आखिर में उसने खुद हॉल मास्टर से अपनी जान खत्म करने की भीख मांगी। वही लिंगफंग खुद को कभी डरने वाला इंसान नहीं मानता था, लेकिन उस मंजर को याद करके आज भी उसकी रूह कांप जाती है, और तुमने उसे ऐसे खा लिया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वही लिंगफंग हमेशा खुद को चिंगयुन कॉन्टिनेंट का सबसे टफ आदमी मानता था, लेकिन अब साफ था हमेशा कोई ना कोई तुमसे भी ज्यादा टफ होता है। वो गहरी सांस लेकर दोनों हाथ जोड़ता है। मैंने पहाड़ को सामने देखकर भी पहचाना नहीं, सोचा नहीं था कि बड़े क्लैंस के बीच भी तुम जैसे असली इंसान मिलेंगे। जैसे ही वो तुम्हारे शाओ क्लैन होने की बात करता है, तुम नीचे देखते हो और याद आता है कि अभी भी तुम्हारे कपड़ों पर शाओ फैमिली का निशान है। एक सोच के साथ तुम अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से उसे मिटा देते हो। तुम गलत समझे हो, मैं शाओ क्लैन छोड़ चुका हूँ। अब मैं बस एक भटकता हुआ रोग कल्टीवेटर हूँ। वही लिंगफंग की आंखें चमक उठती हैं। शाओ क्लैन को सच में समझ नहीं है। ऐसा इंसान जो डिफेक्टिव पिल्स खाकर भी कुछ नहीं होता और वो उसे संभाल नहीं पाए, उनका पतन बस समय की बात थी। तुमने कोई बहस नहीं की। शाओ क्लैन के साथ जो हुआ वो अब तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता था। तुम्हारे लिए सिर्फ एक चीज जरूरी थी, ज्यादा पिल्स इकट्ठा करना और जितनी जल्दी हो सके ताकत बढ़ाना। ये सोचकर तुम डिफेक्टिव पिल्स अपनी जेब में रखते हो और जाने लगते हो। तभी वही लिंगफंग अचानक बोल पड़ता है। वो तुम्हें चिंगवा हॉल में आने का इनवाइट देता है, एक ऐसा सेक्ट जो रोग कल्टीवेटर्स के लिए बना था। ना कोई एल्डर्स, ना कोई हायरार्की, ना ही किसी तरह की पाबंदी। काम और मिशंस पूरी तरह अपनी मर्जी से। तुम्हें ये सब ज्यादा आकर्षक नहीं लगता, लेकिन फिर वही लिंगफंग बताता है कि सेक्ट के पास अभी डिफेक्टिव पिल्स का बड़ा स्टॉक पड़ा है। वे उन्हें फर्टिलाइजर की तरह इस्तेमाल करने वाले हैं। अगर तुम ज्वाइन करते हो तो तुम्हें ये लगभग मुफ्त में मिल सकते हैं। बस यही बात काफी थी। तुम तय करते हो कि चिंगवा हॉल जाकर देखोगे। समय तेजी से बीतता है और जल्दी ही तुम दोनों हॉल के मेडिसिन गार्डन में पहुंच जाते हो। एक बूढ़ा आदमी साधारण सफेद रोब में जड़ी बूटियों की जांच कर रहा था। रास्ते में वही लिंगफंग ने तुम्हें उसके बारे में बताया था। हॉल मास्टर थिनशिंग जी, उसकी कल्टीवेशन अर्ली गोल्डन कोर तक पहुंच चुकी थी, लेकिन उसकी असली रुचि कल्टीवेशन नहीं थी बल्कि एल्केमी थी। पूरी जिंदगी रिसर्च करने के बाद भी वो एक भी यूजेबल पिल नहीं बना पाया था, लेकिन उसने स्पिरिट हर्ब्स उगाने में कुछ बड़ी तरक्की की थी। जैसे ही उसे पता चला कि वही लिंगफंग किसी ऐसे इंसान को लेकर आया है जो डिफेक्टिव पिल्स खा सकता है, वो बूढ़ा आदमी लगभग पागल सा हो गया। वो तुम्हारे चारों तरफ घूमने लगा, हर एंगल से तुम्हें देखने लगा और चाहता था कि तुम उसके पिल टेस्टर बन जाओ। बस पिल टेस्टर शब्द सुनते ही सिंघुआ हॉल के कुछ डिसाइपल्स एक दूसरे को चिंतित नजरों से देखने लगते हैं, यहाँ तक कि वही लिंगफंग भी रोक नहीं पाता। हॉल मास्टर, आपके एक्सपेरिमेंट्स अभी थोड़े खतरनाक हैं। ब्रदर शाओ अभी अभी जुड़ा है, वो अभी अपनी जान रिस्क करने के लिए तैयार नहीं है। वो तुम्हें एक नजर देता है, जैसे इशारा कर रहा हो कि बीच में मत बोलो, लेकिन तभी तुम सुनते हो कि ये बूढ़ा आदमी सच में पिल्स बनाता है और तुम्हारी दिलचस्पी तुरंत बढ़ जाती है। तुम कहते हो, सीनियर, क्या मैं देख सकता हूं कि आपने क्या बनाया है? तियानसिंग जी अपनी दाढ़ी सहलाता है और भीड़ की तरफ मुस्कुराकर देखता है। देखा, आखिरकार कोई तो समझदार मिला। ये मेरी कंसीलमेंट पिल है जो आपकी कल्टीवेशन लेवल को छुपा देती है और दूसरों को आपको डिटेक्ट करने से रोकती है। हाँ, कुछ इम्प्यूरिटीज हैं जिन्हें पूरी तरह अलग नहीं किया जा सका, लेकिन वो असर को प्रभावित नहीं करेंगी। उसके इतना कहते ही पूरा माहौल हंसी से भर जाता है। हाँ, ये ऑरा छुपा तो देती है, लेकिन तुम एक बात भूल गए। पिछली बार जब तुमने खुद इसे टेस्ट किया था तो पूरे 3 दिन तक लगातार हिकअप्स आते रहे थे। इतना शोर था कि कोर्टयार्ड के कुत्ते भी सो नहीं पाए। ये तो छुपाना हुआ ही नहीं कुछ। हंसी सुनकर तियानसिंग जी का चेहरा लाल पड़ जाता है। वो तुरंत आगे बढ़कर पिल्स वापस छीनने लगता है।
लेकिन तुम बीच में आकर उसे रोक देते हो। तुम कहते हो, क्या तुम 50 ऐसी पिल्स इकट्ठी कर सकते हो? अगर हाँ, तो मैं खुद इन्हें टेस्ट करूंगा। 50। भाई प्लीज अपने साथ ये मत करो, कोई इससे मर भी सकता है। सब लोग मना करते रहते हैं, लेकिन तुम अड़े रहते हो। तुम उन्हें बताते हो तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन तुम्हें पिल के साइड इफेक्ट से बचा सकता है। चिंता करने की जरूरत नहीं है। जल्द ही 50 पिल्स इकट्ठी कर ली जाती हैं और तुम्हारे सामने साफ सुथरे तरीके से रख दी जाती हैं। यहाँ तक कि पहले से कॉन्फिडेंट तियानशिंगजी भी अब शक में पड़ जाता है। अगर सच में कुछ हो गया तो, अगर कोई मर गया तो वो गिल्ट कैसे झेलेगा? वो शायद जिंदगी भर इस गिल्ट से बाहर ही ना निकल पाता। लेकिन तभी तुमने अपना हाथ आगे बढ़ाया और एक साथ सारी 50 पिल्स निगल लीं। अचानक बैंगनी रंग का एक अजीब धुआं बाहर निकला। जिस डिजास्टर से सब डर रहे थे वो हुआ ही नहीं। इसके बजाय तुम्हें अपने अंदर कुछ नया महसूस हुआ। बस एक सोच के साथ, बिना स्पिरिचुअल एनर्जी इस्तेमाल किए तुम गायब हो सकते थे। सिर्फ ऑरा छुपाना या ताकत दबाना नहीं, ये इनविजिबिलिटी चलते हुए भी बनी रहती थी। सबकी आंखों के सामने तुम्हारा शरीर वहीं पर गायब हो गया। पूरा माहौल एकदम शांत। तियानशिंगजी, जो 7th स्टेज गोल्डन कोर कल्टीवेटर था, तुरंत अपनी डिवाइन सेंस फैलाता है। लेकिन चाहे जितना ढूंढ लिया जाए, तुम्हारा एक निशान तक नहीं मिलता। जब तुमने पूरी तरह इस एबिलिटी को कंट्रोल कर लिया और इनविजिबिलिटी हटाई, तब जाकर भीड़ में हलचल मच गई। तियानशिंगजी तुरंत तुम्हारा हाथ पकड़ लेता है, उत्साह से लगभग कांपते हुए। हाँ, बिल्कुल यही। मैं इसी इफेक्ट की तलाश कर रहा था। तुम्हारा बॉडी जैसे सीक्रेट पिल बॉडी बनने के लिए ही पैदा हुआ है। आज के बाद तुम्हें जो भी चाहिए बस कह देना। मैं जो कर सकता हूँ उसके लिए कभी मना नहीं करूंगा। तुम हल्की मुस्कान के साथ हामी भर देते हो। अगले कुछ महीनों तक तुम या तो तियानशिंगजी के लिए नई पिल्स टेस्ट करते रहे या सेंगवा हॉल के डिफेक्टिव पिल्स छांटते रहे। धीरे धीरे तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ और बढ़ती गई, लेकिन गोल्डन कोर तक पहुंचना अब भी एक दीवार बना हुआ था। तुमने तियानशिंगजी से पूछा, क्या उसके पास कोई ऐसी चीज है जो तुम्हारी कल्टीवेशन को और आगे बढ़ा सके? उसने कहा, उसके लिए जो हर्ब्स चाहिए वो बेहद रेयर हैं और उसके लेवल पर ऐसी पिल्स बनाने की कोशिश करना बस कीमती मटेरियल्स बर्बाद करना होगा। लेकिन अच्छी बात यह थी, क्लाउड में सीक्रेट रेल्म, जो कई सालों में सिर्फ एक बार खुलता है, अब फिर खुलने वाला था। उसके अंदर बहुत रेयर हर्ब्स मिल सकते हैं। अगर उन हर्ब्स को पिल टावर एक्सचेंज कॉन्फ्रेंस में ले जाओ तो बदले में चाओयुएन पिल मिल सकती है। वही पिल जो गोल्डन कोर ब्रेक थ्रू में मदद करती है। सिंघुआ हॉल के पास इस सीक्रेट रेल्म में जाने का सिर्फ एक स्लॉट था और वो ओरिजिनली वेलिंगफंग को दिया गया था। लेकिन कुछ समय पहले उसकी पुरानी कंडीशन फिर से उभर आई। उसके मेरिडियंस जन्म से ही ब्लॉक्ड थे और हालत संभालने के लिए उसे अपनी कल्टीवेशन बंद करके स्टेबलाइज करना पड़ा। बहुत सोचने के बाद सबने मिलकर वो स्लॉट तुम्हें देने का फैसला किया। तुम्हारी फाउंडेशन, एस्टैब्लिशमेंट, परफेक्शन, कल्टीवेशन और वो इनविजिबिलिटी एबिलिटी, इन सबको देखकर इस ट्रिप से काफी कुछ हासिल होने की उम्मीद थी। क्लाउड में सीक्रेट रेल्म का नाम सुनते ही तुम्हारे दिमाग में पुरानी यादें उमड़ने लगीं। चाओ क्लैन में रहते हुए सीक्रेट रेल्म में जाने वाले स्लॉट्स हमेशा तुम्हारे छोटे भाई के कब्जे में रहते थे। तकनीकी तौर पर तुम भी उसके लिए कम्पीट कर सकते थे, लेकिन उस समय तुम्हारी कल्टीवेशन सिर्फ की कंडेंसेशन पर अटकी हुई थी। अगर तुम अंदर जाते तो जिंदा लौटने का चांस लगभग 0 था और ऊपर से ये खतरा अलग कि तुम्हारा छोटा भाई अंदर ही तुम पर हमला कर देता। 10 साल से भी ज्यादा समय तक तुम्हें सीक्रेट रेल्म में जाने का एक मौका तक नहीं मिला और अब वो मौका खुद तुम्हारे सामने खड़ा था। इसे छोड़ने का सवाल ही नहीं था। तुमने फैसला किया कि डिस्गाइज करके वेलिंगफंग की जगह अंदर जाओगे। कुछ और दिन बीते और आखिर सीक्रेट रेल्म खुलने का समय आ गया। चिंगियन कॉन्टिनेंट के चारों बड़े सेक्ट्स क्लाउड सी पर इकट्ठा हो चुके थे। चारों तरफ फैली अनंत धुंध जैसे किसी अजीब सी खामोशी को अपने अंदर लिए हुए थी। यहाँ तक कि गोल्डन कोर कल्टीवेटर्स भी उसके पार नहीं देख सकते थे। बचपन में तुमने लेजेंड सुनी थी कि क्लाउड सी के उस पार चिंगियन कॉन्टिनेंट से भी कहीं बड़ी दुनिया है, जहाँ स्पिरिट हर्ब्स और स्पिरिचुअल बीस्ट्स हजारों गुना ज्यादा मिलते हैं, जहाँ हर जगह कल्टीवेटर्स हैं और हर कोने में ताकतवर लोग मौजूद हैं। कुछ कहानियां तो ये भी कहती थीं कि क्लाउड सी के उस पार खुद इमॉर्टल रेल्म है और अगर कोई इमॉर्टैलिटी तक कल्टीवेट कर ले तो वो इस धुंध को चीर कर ऊपर जा सकता है। लेकिन आज तक इन लेजेंड्स का कोई सबूत नहीं मिला, क्योंकि किसी ने कभी ट्रिब्यूलेशन स्टेज कल्टीवेटर तक नहीं देखा। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता है और अचानक क्लाउड सी के अंदर से रोशनी की एक झलक दिखाई देती है। दूर एक अकेला आइलैंड उभरता है। हर बार रेल्म खुलने पर सिर्फ फाउंडेशन, एस्टैब्लिशमेंट और की कंडेंसेशन कल्टीवेटर्स ही अंदर जा सकते हैं। तुम तियानशिंगजी के साथ एंट्रेंस तक पहुंचते हो। बाकी सेक्ट्स और क्लैंस के डिसाइपल्स भी वहां जमा हो चुके हैं ताकि तुम्हें अपने राइवल्स के बारे में पता रहे। तियानशिंगजी एक एक करके सबकी तरफ इशारा करता है। पश्चिम की तरफ जगरनॉट सेक्ट, उनका लीडर शंगुआन यिजियन मिड ट्रिब्यूलेशन कल्टीवेशन में है, लेकिन अपने क्लैन की एंसेस्ट्रल सोर्ड टेक्निक की वजह से वो अपने लेवल से कहीं ज्यादा ताकत दिखाता है। इस बार उसने जिस डिसाइपल को भेजा है उसका नाम है ये चिंगयांग। सेक्ट मास्टर ने खुद उसे ट्रेन किया है और उसकी कल्टीवेशन शायद मिड फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट या उससे ऊपर है। पूर्व की तरफ मून शैडो विला, ये फॉर्मेशन अरेज में माहिर हैं। उनके मास्टर सुयुनजो भी मिड ट्रिब्यूलेशन कल्टीवेशन में हैं। उनके रिश्ते जगरनॉट सेक्ट से काफी अच्छे हैं। इस बार उनका डिसाइपल है सु युहेंग और लगता है
उसने पहले ही जगरनॉट सेक्ट वाले लड़के के साथ टीम बना ली है। दोनों साथ में मजाक नहीं है। इन दोनों के अलावा पिल टावर भी है, जो खुद कभी सामने नहीं आता, बस किनारे से फायदा उठाता रहता है। और फिर हम हैं सिंघवा हॉल, पूरे कॉन्टिनेंट का अकेला रोग कल्टीवेटर सेक्ट। हमारा बाकी सेक्ट से कभी ज्यादा संपर्क नहीं रहा, और सच कहें तो चारों फैक्शंस में सबसे कमजोर भी हम ही हैं। हमारे डिसाइपल्स तो बस यही उम्मीद करते हैं कि किसी तरह जिंदा वापस लौट आएं। इसी वजह से विलिंगफेंग जैसे बहुत कम डिसाइपल्स खुद से आगे आते हैं, क्योंकि कोई भी हमें खतरा नहीं मानता तो कोई हमारे पीछे भी नहीं पड़ता। वही लिंगफेंग का चेहरा लगाए हुए तुम चुपचाप भीड़ में खड़े थे। तियन शिंगसी की उंगली जिस तरफ इशारा कर रही थी, तुम्हारी नजर उत्तर की तरफ शाओ क्लैन के लोगों पर जा टिकी। तियन शिंगसी उन्हें इंट्रोड्यूस करने ही वाला था, लेकिन फिर उसे तुम्हारा अतीत याद आ गया। वो बस हल्का सा मुस्कुराया और चुप हो गया। जैसे ही तुम्हारी नजर शाओ क्लैन के ग्रुप पर घूमी, शाओहंग का चेहरा एक पल के लिए जम गया। इतने सालों में उसकी लेवल का कल्टीवेटर होने के बाद किसी ने भी उसे इस तरह नहीं देखा था। तुम्हारी स्पिरिचुअल सेंस बर्फ की धार जैसी सैकड़ों जोंग दूर से भीड़ को चीरती हुई सीधे शाओहंग के दिमाग तक जा पहुंची, और उसकी रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ गई। जब उसने उस एहसास के पीछे नजर घुमाई तो उसकी नजर तुम पर आकर रुकी। उसे कुछ अजीब लगा। ये सिंघवा हॉल का जवान डिसाइपल कहीं ना कहीं जाना पहचाना लग रहा था। उम्र लगभग उसके बेटों जितनी ही, लेकिन उसके अंदर से निकलने वाली ऑरा जैसे अंधेरे में छुपा कोई शिकारी जो हमला करने के सही मौके का इंतजार कर रहा हो। उसके दोनों बेटों में ऐसी प्रेजेंस बिल्कुल नहीं थी। इतना टैलेंटेड इंसान और सिंघवा हॉल में बर्बाद हो रहा है, क्या अफसोस है। शाओहंग मन ही मन सोचने लगा, अगर इस लड़के ने सीक्रेट रेल्म में अच्छा प्रदर्शन किया तो वो उसे ऐसा ऑफर देगा जिसे ठुकराना नामुमकिन होगा। उसे शाओ क्लैन में लेकर आएगा। जब शाओहंग अपनी सोच से बाहर निकला, तब उसे याद आया कि शाओली को वार्निंग देनी चाहिए। उसे कहना चाहिए कि उस सिंघवा हॉल वाले से सावधान रहे, कहीं शाओ क्लैन की बेइज्जती न करवा दे। लेकिन जब उसने आसपास देखा, शाओली पहले ही गायब हो चुका था। उसी समय सीक्रेट रेल्म के एंट्रेंस पर तुम पोर्टल में कदम रखने ही वाले थे कि अचानक कोई भीड़ को धक्का देता हुआ सबसे आगे निकल आया। तुमने ऊपर देखा और अंदर ही अंदर मुस्कुराए। तो तुम सच में आ गए? मेरे बेवकूफ छोटे भाई, सबकी नजरों के सामने शाओली सबसे पहले मिस्ट रेल्म के अंदर गया। तुम और बाकी दो लोग भी उसके पीछे पीछे उस चमकते सफेद पोर्टल से अंदर चले गए। अंदर कदम रखते ही तुम्हारे सामने एक घना जंगल था जो जिंदगी से भरा हुआ था। यहाँ हेवन एंड अर्थ की स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि इस जगह ने अनगिनत रेयर स्पिरिट हर्ब्स को जन्म दिया था। ऐसी हर्ब्स जो बाहर की दुनिया में लगभग कभी दिखाई नहीं देती। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ डीमन बीस्ट भी थे जो फाउंडेशन बिल्डिंग कल्टीवेटर्स के बराबर ताकत रखते थे। ये आइलैंड छोटा नहीं था। सामान्य हालत में जो 4 लोग अंदर आए थे, शायद बाहर निकलने तक एक दूसरे से दोबारा ना मिले। लेकिन तुम्हारी स्पिरिचुअल सेंस इतनी विशाल हो चुकी थी कि पूरा आइलैंड तुम्हारी डिवाइन परसेप्शन के अंदर था। हवा की हल्की हरकत तक या घास की छोटी सी सरसराहट भी तुमसे छुप नहीं सकती थी। बहुत जल्दी तुम्हें कई ऐसी जगह महसूस हुई जहां स्पिरिट हर्ब्स बेहद ज्यादा मात्रा में थीं। बोन रिन्यूअल फ्लावर्स, जेड हार्ट फंगस, ये दोनों ऐसी मेडिसिनल हर्ब्स थीं जिन्हें पिल टावर में देकर चाओयन पिल्स ली जा सकती थीं। अगर तुम इतनी हर्ब्स इकट्ठा कर लेते कि बदले में 50 चाओयन पिल्स मिल जाएं, तो शायद जैसे तुमने फाउंडेशन बिल्डिंग को एक ही छलांग में पार किया था, वैसे ही सीधे लेट स्टेज कोर फॉर्मेशन तक पहुंच सकते थे। ये सोचते ही तुमने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। तुम जंगल के अंदर ऐसी स्पीड से दौड़ने लगे जो स्विफ्ट स्टेप पिल से भी दर्जनों गुना तेज थी। जहां जहां स्पिरिट हर्ब्स दिखती, तुम बस हाथ घुमाते और वो सीधा स्टोरेज पाउच में चली जाती। तुम्हारी रफ्तार इतनी तेज थी कि छुपे बैठे डीमन बीस्ट्स तक रिएक्ट नहीं कर पा रहे थे। उधर आइलैंड के दूसरी तरफ कोलोसल स्वॉर्ड सेट का सीनियर डिसाइपल ये छिंगयांग धीरे धीरे जंगल में आगे बढ़ रहा था। ये उसका पहला मिस्ट रियल्म नहीं था। उसे इस आइलैंड का टेरेन अच्छी तरह पता था। और सबसे जरूरी बात, मूनलिट विला की सू यूहेंग जो इस ट्रायल में उसके साथ आई थी, उसकी मंगेतर भी थी। दोनों साथ मिलकर पीक फाउंडेशन बिल्डिंग ओपोनेंट तक को हरा सकते थे। इसलिए उसकी पहली प्रायोरिटी थी सू यूहेंग से मिलना। उसके बाद वो उस केव की तरफ जाने वाला था जिसे उसने कई साल पहले मार्क किया था। ये सोचकर उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी, लेकिन तभी आइलैंड के बीचों बीच से एक जोरदार धमाका गूंज उठा। ये छिंगयांग तुरंत उसी दिशा में भागा, लेकिन जब वो वहां पहुंचा, उसे सिर्फ सू यूहेंग मिली, गंभीर रूप से घायल और बेहोश। उसे देखते ही ये छिंगयांग घबराकर उसकी तरफ दौड़ा, उसकी हालत चेक करने के लिए। लेकिन जैसे ही उसका हाथ उसे छूने वाला था, एक भयानक स्पिरिचुअल फोर्स ने उसे हवा में उड़ा दिया। और उसी के तुरंत बाद शाओली की ठंडी आवाज उसके कानों में गूंजी, 3 साल पहले तुम्हें जो मिला था उसके बारे में सब बता दो, वरना इस रेल्म से जिंदा बाहर जाने की उम्मीद मत रखना। ये छिंगयांग के अंदर गुस्सा फूट पड़ा। उसके हाथ में तुरंत एक विशाल तलवार प्रकट हुई। तो उसे तुमने घायल किया है? बहुत हो गई बातें, ये लो। ये कहते ही तलवार की एनर्जी की एक भारी दीवार आगे बढ़ी। ये था पीक फाउंडेशन बिल्डिंग कल्टीवेशन की पूरी ताकत। लेकिन शाओली ना डरा, ना एक कदम पीछे हटा। उसने हवा में पंजा मारा और एक आग का ड्रैगन आकार लेने लगा। यह था शाओ फैमिली का खास टेक्निक, 5 एलिमेंट्स जेनेसिस स्क्रिप्चर। शाओली ने इसके बाकी सभी चैप्टर्स छोड़ दिए थे
और खुद को पूरी तरह लीफ फायर हेवन बर्निंग सूत्रा को समर्पित कर दिया था। इसकी डिस्ट्रक्टिव पावर पहले ही अज्यूर क्लाउड कॉन्टिनेंट के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच चुकी थी और उसकी कल्टीवेशन के साथ मिलकर बस एक पल में आग का वो ड्रैगन तलवार की पूरी शक्ति को चकनाचूर कर देता है। उस जलती हुई गर्मी के सामने ये छिंगयांग मुश्किल से खुद को संभाल पा रहा था। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इतने सालों बाद शाओली की कल्टीवेशन फिर से एक और लेवल पार कर चुकी होगी। सिर्फ एक क्लैश नहीं, उन दोनों के बीच का फर्क साफ दिखा दिया। इस रेल्म के अंदर, इस आइलैंड पर फंसे हुए भागने का कोई रास्ता नहीं था। अब सिर्फ मौत तक लड़ना ही जिंदा बचने की आखिरी उम्मीद थी। ये सोचकर ये छिंगयांग ने हैंड सील बनाया। उसकी विशाल तलवार हाथ से छूटकर सीधे शाओली की तरफ उड़ गई और उसी मौके का फायदा उठाकर वो सू युहेंग की चोटें चेक करने लगा। उसने जल्दी से कुछ पिल्स उसके मुंह में डाली और थोड़ी ही देर में सू युहेंग होश में आ गई, लेकिन उसके पास रिकवर करने का समय नहीं था। होश आते ही उसने तुरंत सोर्ड फॉर्मेशन एक्टिवेट कर दी। मूनलिट विला और कोलोसल सोर्ड सेक्ट की सोर्ड आर्ट्स असल में एक ही ओरिजिन से निकली थीं और जब दोनों साथ इस्तेमाल होती तो उनकी ताकत कई गुना बढ़ जाती थी। धीरे धीरे दोनों शाओली पर भारी पड़ने लगे, लेकिन इससे पहले कि वो राहत की सांस लेते, अचानक शाओली के दाहिने हाथ से सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। फिर एक विशाल सुनहरा हाथ आकार लेने लगा और सीधे उनकी तरफ गिर पड़ा। ये छिंगयांग घबराकर अपनी तलवार वापस डिफेंस में लाने की कोशिश करता है, लेकिन वो एक पल देर कर चुका था। ये डिवाइन एबिलिटी जो सुप्रीम बोन से पैदा हुई थी, सिर्फ पीक फाउंडेशन बिल्डिंग कल्टीवेशन के साथ भी मिड स्टेज कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर के वार जैसी ताकत रखती थी। उस एक ही वार के नीचे ये छिंगयांग का नेटाल ट्रेजर कई जगह से टूट गया और सू युहेंग जो पहले से घायल थी, उसका चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ गया। बस एक और वार और दोनों वहीं मर जाते। शाओली, अगर तुमने सच में हमें मार दिया तो सेक्ट एल्डर्स तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। उनकी धमकी सुनकर शाओली के होठों पर और ठंडी मुस्कान आ जाती है। ये आइलैंड दुनिया से पूरी तरह कटा हुआ है। कौन साबित करेगा कि तुम मेरी वजह से मरे हो या यहाँ के डीमन बीस्ट के हाथों? सच कहूं तो जिस पल तुम इस रेल्म में दाखिल हुए थे, उसी पल तुमने जिंदा बाहर निकलने की उम्मीद छोड़ दी थी। एज्योर क्लाउड कॉन्टिनेंट की यंग जनरेशन में अगर मैं तुम सबको एक एक करके खत्म कर दूं तो वही काफी होगा। ये कहते ही उसने फिर से अपनी ताकत इकट्ठा की और एक और हमला आगे फेंक दिया। अचानक हवा में एक जोरदार धातु जैसी आवाज गूंजी और एक फिगर जो जैसे कहीं से अचानक प्रकट हुई हो, सीधे ये छिंगयांग और सू युहेंग के सामने आ खड़ी हुई। स्पार्क हॉल के फेलो टाओइस्ट, आप फिर से हमें बचाने आ गए? तुम्हें देखते ही सू युहेंग अपनी खुशी छुपा नहीं पाई, लेकिन अगले ही पल ये छिंगयांग की एक नजर ने उसे शांत कर दिया। सब जानते थे, स्पार्क हॉल चारों महान इमॉर्टल सेक्ट्स में सबसे आखिर में बना था। उसके लोग हमेशा अजीब माने जाते थे। टूटी हुई कॉन्स्टिट्यूशंस वाले कल्टीवेटर्स, अनोखे शरीर वाले लोग या भटकते रोग कल्टीवेटर्स, चारों सेक्ट्स में उसकी ताकत सबसे कमजोर थी। पिछले हर मिस्ट रियलम ट्रायल में जो लोग डीमन बीस्ट्स के हाथों मारे गए, उनमें ज्यादातर स्पार्क हॉल के डिसाइपल्स ही थे और ऊपर से उनका बाकी 3 सेक्ट से कोई खास रिश्ता भी नहीं था। तो चाहे ये आदमी मदद करना भी चाहता हो, क्या ये 3 लोग मिलकर सच में शाओली का सामना कर सकते थे? जब ये छिंगयांग और बाकी अभी सोच ही रहे थे, तभी तुम्हारी हथेलियों में ताकत उमड़ी और सिर्फ अपनी रॉ फिजिकल स्ट्रेंथ से तुमने उस विशाल सुनहरे हाथ को हवा में ही रोक दिया। ये देखकर हवा में खड़ा शाओली तक हिल गया। स्पार्क हॉल ने इस बार एक बॉडी कल्टीवेटर भेजा है। सिर्फ शरीर की ताकत से सुप्रीम बोन डिवाइन एबिलिटी को रोक देना, इसका मतलब ये आदमी भी पीक फाउंडेशन बिल्डिंग पर है। सोचना भी मुश्किल था कि लगभग भुला दिया गया स्पार्क हॉल ऐसे मॉन्स्टर को रिक्रूट कर चुका है। और ये सोचते ही शाओली की किलिंग इंटेंट और बढ़ गई। उसके हाथ से कई स्पिरिट टैलिस्मन्स उड़कर निकले जो तुरंत जलते हुए फायरबॉल्स में बदल गए और तुम्हारी तरफ बढ़े। लेकिन तुम बिना जरा भी घबराए धीरे से एक इनकैंटेशन बोलते हो। अचानक जमीन से अनगिनत विशाल स्पिरिट ट्रीज फूट पड़ते हैं। वो सिर्फ उन फायरबॉल्स को एक एक करके बुझाते ही नहीं, बल्कि तुम्हारे पीछे खड़े दोनों लोगों के चारों तरफ पेड़ों की एक जीवित दीवार बना देते हैं। क्योंकि तुम जंगल के बीचों बीच थे, आसपास के पुराने पेड़ भी तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी से जाग उठे और खुद ब खुद तुम्हारे साथ मिलकर एक विशाल फॉर्मेशन बना लिया। ये छिंगयांग और सू युहेंग जो देख रहे थे, उसे देखकर पूरी तरह स्तब्ध रह गए। तुम दिखने में लगभग उनकी उम्र के ही थे, लेकिन तुम्हारी ताकत पूरी तरह अलग स्तर की थी। सिर्फ तुम्हारा शरीर ही सुप्रीम बोन डिवाइन एबिलिटी झेल सकता था। ऐसा नहीं, तुम्हारे कैजुअली इस्तेमाल किए गए टेक्निक्स तक इस लेवल के थे। एज्योर क्लाउड कॉन्टिनेंट की यंग जनरेशन में अगर स्पार्क हॉल का ये फेलो टाओइस्ट खुद को सेकंड प्लेस कह दे, तो फर्स्ट प्लेस लेने की हिम्मत किसी में नहीं होगी। ये सोचकर दोनों बार बार तुम्हारी तरफ झुककर प्रणाम करने लगे। उनकी आंखों में सबसे गहरी इज्जत साफ दिखाई दे रही थी। उधर शाओली उस डरावने वुड फॉर्मेशन को घूर रहा था और उसकी रीढ़ में ठंड दौड़ गई। अनगिनत पुरानी यादें एक साथ उसके दिमाग में उमड़ पड़ी। जब वो छोटा था और उसके पिता ने उसे 5 एलिमेंट्स जेनेसिस स्क्रिप्चर सिखाई थी, तब उससे कहा गया था कि वो एक चैप्टर चुनकर उसे मास्टर करे। उस समय तुम पहले ही वुड असेंशन आर्ट चुन चुके थे, इसीलिए उसने एलिमेंटल काउंटरिंग के नियम को मानकर लीफ फायर हेवन बर्निंग सूत्रा चुना था। उसे पूरा यकीन था कि इस टेक्निक से वो तुम्हें पीछे छोड़ देगा। लेकिन बाद में
जब तुम दोनों की रिफाइनिंग रेल्म में थे, तब भी तुम्हारा स्पिरिट वुड उसकी फायर को दबा देता था। सिर्फ ताकत के दम पर एलिमेंटल काउंटरिंग का नियम तक टूट जाता था। कई साल बाद जाकर जब उसने सुप्रीम बोर्न डिवाइन एबिलिटी हासिल की और तुम्हारी कल्टीवेशन रुक गई, तभी जाकर वो पहली बार तुम पर भारी पड़ पाया। और अब उसके सामने वही पुराना मंजर फिर खड़ा था। ये स्पार्क हॉल वाला इंसान आखिर है कौन? उसे शाओ फैमिली की 5 एलिमेंट्स जेनेसिस स्क्रिप्चर कैसे आती है? और इतने चैप्टर्स में से उसने वुड स्क्रोल ही क्यों चुना? हर सबूत बस एक ही जवाब की तरफ इशारा कर रहा था। ये उसका बड़ा भाई शाओ लियांग है। लेकिन शाओली इसे मान ही नहीं पा रहा था। वो बेकार बड़ा भाई जो सिर्फ एक की रिफाइनर था, वो इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? नहीं, ये बस एक कोइंसिडेंस है और कुछ नहीं। ये सोचते ही शाओली की आंखें बर्फ जैसी ठंडी हो गईं। वो गरज कर चिल्लाया, तू नीच रोग! तूने शाओ फैमिली की टेक्निक चुरा ली है, मर जा। ये कहते ही उसके हाथ में एक लंबी लाल सेबर प्रकट हुई। फायर ड्रैगन को कवर बनाकर वो पेड़ों की उलझी शाखाओं को चीरता हुआ सीधे तुम्हारी तरफ आ गया। शाओ फैमिली में रहते हुए तुम इस सेबर को अनगिनत बार देख चुके थे। इसकी ब्लेड अर्थ हार्ट की कोर फायर से बनाई गई थी और इसका मटेरियल वही कोल्ड आयरन था जो पीढ़ियों से शाओ फैमिली में चला आ रहा था। असल में इसकी ओरिजिन तुम्हारी शॉर्ट स्वॉर्ड जैसी ही थी। जब शॉली ने ची रिफाइनिंग पूरा किया था, तब उसके पिता ने उसे इनाम में ये वेपन दिया था। लेकिन तब भी शाओली तुम्हारे बराबर रहना नहीं चाहता था। जब उसे पता चला कि ये सेबर और तुम्हारी सोर्ड एक मैच्ड पेयर है, तो उसने इतना हंगामा किया कि आखिर उनके पिता को इसे और बड़ा बनवाने के लिए मानना पड़ा। और उनके पिता की तरफदारी के चलते बाकी सबकी ऑब्जेक्शंस के बावजूद ये फैसला मान लिया गया। जब वो सेबर आखिरकार तैयार हुई, उसमें इस्तेमाल हुआ कोल्ड आयरन पहले से कई गुना ज्यादा था। उसकी लंबाई भी एक बच्चे के हथियार से कहीं ज्यादा थी। पूरी ब्लेड पर जलती हुई फ्लेम्स की एंग्रेविंग्स बनी थी, जो शाओ क्लैन में सेकंड यंग मास्टर की हैसियत का सिंबल थी। उस समय जब भी तुम उस दिखावे से भरे वेपन को देखते, तुम्हारे अंदर हल्की कड़वाहट उठती थी। लेकिन अब शाओ फैमिली छोड़ने के बाद उसे दोबारा देखकर भी तुम्हारी नजर शांत पानी जैसी स्थिर थी। जैसे ही वो ब्लेड तुम्हारी तरफ आई, तुमने बस 2 उंगलियां उठाई और उसे मजबूती से पकड़ लिया। फिर तुम्हारे शरीर में जमा अनगिनत पिल्स की छुपी हुई ताकत एक बार फिर फूट पड़ी। तुम्हारे दंतियन से एक भयानक शक्ति उठी और सीधे उंगलियों तक पहुंच गई। अगले ही पल छड़ाम! एक जोरदार आवाज के साथ शाओली की सबसे कीमती सेबर टुकड़ों में टूट गई और उसी एक टक्कर की शॉकवेव से वो खुद भी हवा में उछलकर दूर जा गिरा। जैसे ही वो घबरा कर उठने और भागने की कोशिश करता, जमीन से कई बेलें फूट निकलती हैं और उसे कसकर जकड़ लेती हैं। मौत का ऐसा डर जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था, धीरे धीरे उसके पूरे शरीर में फैलने लगा। फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट तक पहुंचने के बाद वो कभी इस हालत में नहीं आया था। उसकी पहली इंस्टिंक्ट थी अपने पिता को पुकारना, लेकिन अगले ही पल उसे याद आया, ये रेल्म का अलग थलग आइलैंड है। उसने सोचा शाओ फैमिली का नाम लेकर तुम्हें डराएगा ताकि तुम हमला करने से पहले हिचको। लेकिन फिर उसे अपने ही बोले हुए शब्द याद आ गए, इस आइलैंड पर इतने डीमन बीस्ट्स और ट्रैप्स हैं, कौन साबित करेगा कि किसी की मौत कैसे हुई? हर रास्ता बंद देखकर उसके पास भीख मांगने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। फेलो टाओइस्ट, हम बात करके इसे सुलझा सकते हैं। मैं शाओ फैमिली का फ्यूचर पेट्रियार्क हूं। अगर तुम मुझे छोड़ दो तो शाओ फैमिली ये एहसान कभी नहीं भूलेगी। मेरे पिता लेट स्टेज ट्रिब्यूलेशन कल्टीवेटर हैं। उनके पास रेयर ट्रेजर्स की कोई कमी नहीं। तुम्हें जो चाहिए मैं उनसे दिलवा सकता हूँ। शाओली की गिड़गिड़ाहट गूंजती रही और तुम बिल्कुल बिना एक्सप्रेशन के धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ते रहे। फिर तुमने अपना मुक्का नीचे मारा। शाओली की डरी हुई आंखों के सामने हल्की हरी रोशनी उसके शरीर को घेरने लगी और अगले ही पल वो हवा में गायब हो गया। ये देखकर ये छिंगयांग और बाकी लोग पूरी तरह स्तब्ध रह गए। ये कैसी टेक्निक थी, इतनी हालत में भी एक्टिवेट हो गई? लेकिन तुम्हें जरा भी हैरानी नहीं हुई। जिस ट्रेजर ने उसे मौत से बचाया उसका नाम था इविल रिट्रीट रोब। जैसे ही उसका मालिक सच में मौत के कोने में फंस जाए, ये अपने आप एक्टिवेट हो जाती थी। हर रिस्ट्रिक्शन को नजरअंदाज करके अपने मालिक को सुरक्षित जगह टेलीपोर्ट कर देती थी। लेकिन इसकी एक कीमत थी। हर इस्तेमाल के बाद ये हमेशा के लिए नष्ट हो जाती थी। इतना हेवन डिफाइंग ट्रेजर कि पिल टावर के पास तक नहीं था। पूरे एजर क्लाउड कॉन्टिनेंट में सिर्फ 2 ही मौजूद थीं और दोनों शाओ फैमिली के पास थीं। असल में एक रोब तुम्हारे पास थी और दूसरी शाओली के पास। लेकिन जब तुमने जीनियस की रेपुटेशन खो दी और सालों तक खुद को बंद रखा, तब शाओली ने एल्डर्स पर दबाव डालकर तुम्हारी रोब भी तुमसे छीन ली। उसका बहाना था तुम्हें किसी जानलेवा खतरे का सामना नहीं करना पड़ता, और तब से दोनों रोब्स उसी के पास थीं। अब इस संकट में सिर्फ एक रोब इस्तेमाल नहीं हुई, बल्कि शाओली सीधे मिस्ट रेल्म से बाहर टेलीपोर्ट हो गया। 4 महान सेक्ट्स में वो पहला इंसान बन चुका था जो ट्रायल शुरू होने से पहले ही बाहर हो गया। उसी समय क्लाउड सी के ऊपर एक रोशनी की लकीर, जिसे हर कोई साफ देख सकता था, सीधे शाओ फैमिली के लोगों की तरफ जा रही थी। रोशनी धीरे धीरे गायब हुई और शाओली लुढ़कता हुआ आकर सीधे अपने पिता के पैरों के पास गिर पड़ा। शाओ फैमिली की हालत देखकर कोलासल सोर्ड सेक्ट के सेक्ट मास्टर यांग जुआंग नकली चिंता जताते हुए बोले, अरे वाह, लगता है इस बार रियल्म के डीमन बीस्ट काफी ज्यादा खतरनाक हो गए हैं। यहाँ तक कि यंग मास्टर शॉ भी इतनी बुरी हालत में भागकर बाहर आए हैं।
ये सुनते ही शाओहोंग का चेहरा अंधेरा पड़ गया। वो अपने बेटे की चोटों को लेकर अंदर से बेहद परेशान था, लेकिन सेक्ट की इज्जत ने उसे तुरंत कुछ पूछने से रोक दिया। उसने जल्दी से लोगों को इशारा किया और शाओली को पीछे ले जाया गया। उसी पल शाओ फैमिली के कई एल्डर्स ने नजर फेर ली और सिर हिलाने लगे। आखिर रियल्म के अंदर ऐसा क्या था जिसने यंग मास्टर की ये हालत कर दी? ये डीमन बीस्ट्स की बात नहीं है। यंग मास्टर हमेशा से बहुत लापरवाह रहा है और अब अपने ओपोनेंट को हल्के में लेने की कीमत चुका रहा है। बस करो, ये तो पूरी शाओ फैमिली के लिए शर्म की बात बन गई है। अगर किसी आम डिसाइपल को भी भेजते जो सिर्फ चौथा स्थान लेकर आता तो भी इतनी बेइज्जती नहीं होती। चारों तरफ की फुसफुसाहट सीधे शाओली के कानों तक पहुंची। गुस्से में उसने खून की एक और उल्टी कर दी। वो पहले ही शाओलियांग को शाओ फैमिली से निकाल चुका था, फिर भी क्यों इतने लोग उसके खिलाफ खड़े थे? स्पार्क हॉल वाला वो आदमी, ये छिंगयांग, सू युहेंग, सबको मरना होगा। ये यंग मास्टर तुम में से किसी को नहीं छोड़ेगा। उधर मिस्ट रियल्म के अंदर तुमने अपनी टेक्निक वापस ले ली और धीरे धीरे ये छिंगयांग और सू युहेंग की तरफ बढ़े। तुमने सीधे पूछा, फेलो टाओइस्ट्स, जिस ट्रेजर की तुम लोग बात कर रहे थे वो आखिर है क्या? तुम्हारा सवाल सुनकर ये छिंगयांग पहले थोड़ा रुका, फिर सू युहेंग की तरफ देखा और धीरे धीरे बोलना शुरू किया। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा फेलो टाओइस्ट। पिछली बार जब मिस्ट रियल्म खुला था, मुझ पर जंगल में एक डीमन बीस्ट ने हमला कर दिया था और मैं आइलैंड के किनारे वाली क्लिफ से नीचे गिर गया। मुझे लगा था मैं सीधे नीचे बादलों में खो जाऊंगा, लेकिन मेरी उम्मीद के उलट उस क्लिफ के अंदर एक केव छिपी हुई थी। उसके अंदर देखकर लगा कि कभी वहां कोई रहा करता था। मैं केव के अंदर और गहराई तक गया और मुझे वहां एक हिडन चेंबर मिला। उसके अंदर क्या ट्रेजर था मैं उस समय समझ नहीं पाया, लेकिन उस हिडन चेंबर की रखवाली एक 4th रैंक टाइगर टाइप डीमन बीस्ट कर रही थी। और सबसे अजीब बात, ऐसा डीमन बीस्ट एज्योर क्लाउड कॉन्टिनेंट के किसी भी रिकॉर्ड्स में नहीं था। उस समय मेरी कल्टीवेशन कम थी और मैं पहले से घायल भी था, इसलिए मेरे पास रियल्म छोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। इस बार मैं युहेंग के साथ मिलकर उस केव को दोबारा एक्सप्लोर करना चाहता था, लेकिन शुरू करने से पहले ही शाओली ने हम पर हमला कर दिया। अब हम दोनों घायल हैं। उस डीमन बीस्ट का सामना करना हमारे बस की बात नहीं, इसलिए हमने सोचा कुछ स्पिरिट हर्ब्स इकट्ठा करके रियल्म छोड़ देंगे। अगर आप सच में उस केव तक जाना चाहते हैं तो रास्ते में जो सील्स मैंने छोड़ी हैं उन्हें फॉलो करते जाइए। सीधे आगे बढ़ेंगे तो आखिर में वहीं पहुंच जाएंगे। ये जानकारी हमारी जान बचाने का एहसान चुकाने के लिए भी काफी नहीं है। हम बस यही चाहते हैं कि आप सुरक्षित वापस लौटें। जब आप बाहर आएंगे तो मैं और मेरी पत्नी आपके सम्मान में एक बड़ा बैंकेट रखेंगे। ये कहकर ये छिंगयांग ने सू युहेंग को सहारा दिया और दोनों धीरे धीरे वहां से चले गए। उधर तुम बिना समय गंवाए सीधे उस केव की तरफ बढ़ गए। असल में अपनी एक्स्ट्रॉर्डिनरी परसेप्शन की वजह से तुम पहले ही उनकी बातचीत सुन चुके थे और इसी हिडन अपॉर्चुनिटी को महसूस करके तुमने बिना हिचकिचाए उनकी मदद की थी। लेकिन अजीब बात यह थी, तुम्हारी डिवाइन सेंस जो पूरे आइलैंड को कवर कर सकती थी वो भी इस केव की लोकेशन पकड़ नहीं पाई थी। इसका मतलब साफ था, अंदर सच में कुछ खास छिपा हुआ था। ये सोचकर तुम एक छलांग लगाते हो और केव के अंदर उतर जाते हो। अंदर पहुंचते ही तुम्हें कई पुराने स्क्रोल्स और कपड़े दिखाई देते हैं जो समय के साथ लगभग टूट चुके थे। तुमने उन्हें ध्यान से देखा और पाया कि उन पर लिखी भाषा एज्योर क्लाउड कॉन्टिनेंट की नहीं थी। क्या ऐसा हो सकता है कि इस एंडलेस क्लाउड सी के पार दूसरे कॉन्टिनेंट्स भी मौजूद हो? लेकिन फिलहाल तुम्हारी करंट कल्टीवेशन के लिए ये सवाल ज्यादा मायने नहीं रखते थे। तुमने स्क्रोल्स वापस रख दिए और केव के अंदर और आगे बढ़ गए। कुछ ही देर बाद तुम्हें रिफाइंड पिल्स की हल्की खुशबू महसूस हुई। इस केव की उम्र देखकर अगर यहाँ कभी किसी ने पिल्स रिफाइन की थी तो वो खुशबू 1000 सालों से मौजूद थी। आखिर कैसी पिल होगी जिसकी क्वालिटी इतनी टेरिफाइंग हो? तेज क्यूरियोसिटी तुम्हें आगे खींचने लगी और तुम हिडन चेंबर की तरफ बढ़े। लेकिन उसी पल तुम्हारे कानों के पास एक टाइगर रोर गूंज उठा। ये डीमन बीस्ट मिड स्टेज गोल्डन कोर कल्टीवेटर के बराबर थी। सिर्फ अपनी ऑरा छुपाने की उसकी एबिलिटी ही तुम्हारी डिटेक्शन से बाहर थी। जैसे ही वो तुम पर झपटी तुमने तुरंत बॉडी फ्लैश किया और उसके अटैक के बीच की खाली जगह से निकलकर सीधे हिडन चेंबर में घुस गए। और अंदर का दृश्य बिल्कुल वैसा ही था जैसा तुमने सोचा था। एक असली एल्केमी रूम जिसके बारे में तुमने सिर्फ पुराने टेक्स्ट्स में पढ़ा था। बीच में एक रिफाइंड सिल्वर व्हाइट पिल फर्नेस रखा था और 1000 साल बीत जाने के बाद भी उस पर धूल का एक कण तक नहीं था। टाइगर डीमन को उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी स्पीड इतनी तेज होगी। उसके अटैक्स के बीच से निकलकर तुम सीधे हिडन चेंबर में पहुंच गए थे। 1000 साल पहले उसके मास्टर ने उसे सख्त आदेश दिया था, पिल चेंबर के अंदर की हर चीज कीमती है, कुछ भी डैमेज नहीं होना चाहिए। और उसका खुद का विशाल शरीर उसे और भी सावधान रहने पर मजबूर करता था। इसी वजह से टाइगर डीमन बेहद संभल कर कदम रखता हुआ तुम्हारे पीछे चेंबर में घुसा और इसी चेस के दौरान तुम्हें डॉज करने के कई मौके मिल गए। यहाँ तक कि बीच बीच में तुम स्पेल्स से काउंटर अटैक भी कर पा रहे थे। लेकिन तुम्हारी करंट कल्टीवेशन के सामने मिड स्टेज गोल्डन कोर टाइगर डीमन पर उनका असर लगभग ना के बराबर था। चाहे तुम पूरी ताकत लगा दो फिर भी इतनी जल्दी उस मॉन्स्टर को हराना नामुमकिन था। तुम्हारे मैजिकल ट्रेजर्स और स्पिरिट टैलिस्मन्स सब कुछ पहले ही सॉली छीन चुका था। अब तुम्हारे पास उन कुछ पिल बॉटल्स के अलावा लगभग कुछ भी नहीं बचा था।
इस वक्त तुम्हारे पास एक भी ऐसा आइटम नहीं था जो जान बचा सके। तभी अचानक तुम्हारे दिमाग में एक बात कौन थी? पिल्स। ये जगह एक पिल चेंबर है और अभी थोड़ी देर पहले ही तुमने यहाँ पिल फ्रेग्रेंस महसूस की थी। इसका मतलब साफ था, यहाँ कहीं ना कहीं पिल्स जरूर छिपी हैं। ये ख्याल आते ही तुम तुरंत घूमे और टाइगर डीमन के अटैक्स डॉज करते हुए कमरे में बिखरे बॉक्सेस खोलने लगे। उम्मीद थी कि शायद कुछ काम की चीज मिल जाए, लेकिन एक के बाद एक बॉक्स खाली निकलता गया। पूरे कमरे में पिल फ्रेग्रेंस फैली हुई थी, लेकिन उसका सोर्स पकड़ में ही नहीं आ रहा था। उधर टाइगर डीमन तुम्हें इतने प्रेशियस बॉक्सेस तोड़ते हुए देखकर और ज्यादा गुस्से में आ गया। उसके शरीर पर बने गोल्डन मार्किंग्स चमकने लगे और अगला हमला पूरी ताकत के साथ आया। एक असली गोल्डन कोर बीस्ट की पूरी शक्ति। तुमने भी दोनों मुट्ठियां कस लीं और सीधे उसके अटैक से टकरा गए। दोनों ताकतें भिड़ी और शॉकवेव ने पूरे पिल चेंबर को हिला दिया। यहां तक कि बीच में रखा सिल्वर व्हाइट पिल फर्नेस भी हिल गया। उसका ढक्कन आधा इंच सरक गया और उसी दरार से भारी मात्रा में पिल फ्रेग्रेंस बाहर फूट पड़ी। उसी पल तुम्हें सब समझ आ गया। बाकी बची हुई पिल्स कभी फर्नेस से निकाली ही नहीं गई थीं। ये समझते ही तुमने ट्रू की इकट्ठा किया, टाइगर डीमन को जोर से पीछे धक्का दिया और खुद फर्नेस के पास पहुंच गए। अंदर झांक कर देखा, वहां दर्जनों पिल्स पड़ी थीं, करीब 70 से 80। हर पिल पर बारीक हरे निशान बने थे, लेकिन तुमने ऐसी पिल्स का नाम तक कभी किसी पिल कंपेंडियम में नहीं पढ़ा था। मगर एनिमी सामने खड़ा था। सोचने का समय नहीं था। न ये पता कि इन पिल्स का इफेक्ट क्या है, न ये कि 1000 साल बाद भी इनमें शक्ति बची है या नहीं। इसलिए तुमने बिना हिचकिचाए सारी की सारी पिल्स एक साथ निगल लीं। अगले ही पल तुम्हारे शरीर में खून उफान मारने लगा। आंखों के अंदर हरी रोशनी तेजी से जमा होने लगी। तुमने उसे दबाने की कोशिश की, लेकिन ये बेचैन ताकत काबू में आने का नाम ही नहीं ले रही थी। और फिर अगले ही सेकंड तुम्हारी आंखों से 2 नीले हरे बीम्स फूट पड़े। उनके रास्ते में आने वाली हर चीज सीधे मिटती चली गई। पूरी केव तुम्हारी नजर के वार से 2 हिस्सों में कट गई। यहां तक कि दूर फैला एंडलेस क्लाउड सी भी बीच से चीर दिया गया। उसके अंदर एक विशाल खाली दरार बन गई। कुछ देर बाद जब तुम्हारी आंखों की ऊर्जा आखिर शांत हुई, तब वो टाइगर डीमन जो अभी तक पागलों की तरह हमला कर रहा था, अब बिल्कुल शांत बैठा था। उसमें तुम्हारे खिलाफ जरा सा भी विरोध दिखाने की हिम्मत नहीं बची थी। तुमने तुरंत अपने शरीर की जांच की, लेकिन अजीब बात यह थी, उन पिल्स को खाने के बाद तुम्हारे किसी एट्रीब्यूट में बढ़ोतरी नहीं हुई थी। तुम्हारी कल्टीवेशन भी जरा सी नहीं बढ़ी। बस तुम्हारी आंखें पहले से ज्यादा चमकदार लग रही थीं और तुम्हारे दिमाग में एक बेहद रहस्यमय कल्टीवेशन डायग्राम उभर आया था। ऐसा लग रहा था कि अगर तुम स्पिरिचुअल एनर्जी को इस डायग्राम के हिसाब से चलाओ तो अभी वाली वही टेरिफाइंग ब्लू बीम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हो। तुम्हारे चेहरे पर कंफ्यूजन देखकर टाइगर डीमन धीरे धीरे तुम्हारे पास आया। फिर उसने अपने पंजों से इशारे करते हुए कुछ समझाने की कोशिश की। हालांकि रैंक 4 डीमन बीस्ट अभी इंसानी भाषा में बोल नहीं सकती थी, लेकिन केव में मौजूद स्क्रोल्स और पुराने रिकॉर्ड्स की मदद से तुमने उसकी बात का मतलब जल्दी समझ लिया। पुराने अक्षरों के शेप्स देखकर तुमने अंदाजा लगाया, ये जगह असल में एक नासेंट सोल कल्टीवेटर का केव ड्वेलिंग थी और ये टाइगर डीमन यहाँ छोड़ा गया एक स्पिरिट बीस्ट था जो इस जगह की रक्षा करने के लिए रखा गया था। फर्नेस के अंदर रखी हरी पिल्स का नाम था श्वेंजिंग पिल्स। ये एक तरह की सिंगल यूज कंज्यूमेबल पिल्स थीं। हर एक पिल खाने से तुम मिस्टिक आई बीम नाम की डिवाइन एबिलिटी इस्तेमाल कर सकते थे। पुराने टेक्स्ट में लिखा था, यह अटैक हजारों एली दूर तक स्ट्राइक कर सकता है और हर चीज को शून्य में बदल देता है। लेकिन श्वेंजिंग पिल्स बहुत ही रेयर थीं और इन्हें रिफाइन करना भी बेहद मुश्किल था। यही इस डिवाइन एबिलिटी की सबसे बड़ी कमजोरी थी। अब तुमने समझा, इन पिल्स का इफेक्ट तुम्हारे शरीर में अब्सॉर्ब होकर इस सिंगल यूज एबिलिटी को एक परमानेंट पावर में बदल चुका था। लेकिन इसका एक नुकसान भी था, इसे इस्तेमाल करने पर इसकी ताकत कम हो जाती और तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी सीमित होने की वजह से तुम इसे लगातार यूज नहीं कर सकते थे। फिर भी ये अब तक तुम्हारे पास का सबसे खतरनाक किलिंग स्ट्राइक था। अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो 7वें स्तर के गोल्डन कोर कल्टीवेटर को भी मारना मुश्किल नहीं था। ये खजाना हाथ लगते ही तुम्हारा मूड काफी हल्का हो गया और जब टाइगर डीमन ने तुम्हें अपना मास्टर मानने का संकेत दिया तो तुम्हारा दिल भी नरम पड़ गया। तुम उसे वहीं छोड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए तुम उसे अपने साथ आइलैंड पर वापस ले आए। टाइगर डीमन की तेज सूंघने की क्षमता और उसकी इंटिमिडेटिंग ऑरा की मदद से तुमने ढेर सारी रेयर स्पिरिट हर्ब्स इकट्ठा कर लीं, जिनमें शंकु फ्लावर जैसी कीमती हर्ब्स भी शामिल थीं। फिर अचानक एक तेज घंटी की आवाज गूंज उठी और एक तेज रोशनी की बीम ने तुम्हें सीक्रेट रियल्म से बाहर खींच लिया। ये चिंगयंग और सू यूहिंग पहले ही लौट चुके थे। उनके सेक्ट्स के सीनियर मेंबर्स अपने अपने हॉल देखकर बेहद संतुष्ट थे और बाहर सब लोग खुशी और एक रैंक 4 टाइगर डीमन पूरी शांति से ट्रायल गेट से बाहर निकल आया। उसकी डरावनी डिमोनिक प्रेशर पूरा मैदान हिला रही थी। हर बड़े सेक्ट के लोग अलग अलग स्तर की घबराहट में आ गए। आखिर ये एक रैंक 4 डीमन बीस्ट थी, ऐसी मॉन्स्टर जो मिड स्टेज गोल्डन कोर पावर हाउस के बराबर होती है, और अब वो सीक्रेट रियल्म से बाहर निकल आई थी। तियानचिंगजी और बाकी लोग तुरंत बैटल के लिए तैयार हो गए। उधर शाओहोंग ये देखकर गुस्से से फट पड़ा, जिस बीस्ट ने मेरे बेटे को घायल किया वो जरूर यही हरामजादी बीस्ट होगी, इसे यहां से जिंदा नहीं जाने देना चाहिए। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि शाओहोंग ने तलवार निकाल ली और आसमान में छलांग लगा दी
उसकी कल्टिवेटेड टेक्निक हेवन क्लीविंग स्वॉर्ड आर्ट्स स्पीड के लिए मशहूर थी। बस एक थॉट के साथ उसका शरीर बिजली की तरह बदल गया और पलक झपकते ही वो टाइगर डीमन के सामने पहुंच गया। लेकिन जैसे ही उसकी ब्लेड टाइगर क्लॉज से टकराने वाली थी, तभी टाइगर डीमन की पीठ पर तुम्हारी सिलुएट दिखाई दी। अगले ही पल तुम्हारा मुक्का 1000 जून की ताकत लेकर नीचे गिरा। धड़ाम! शाओहोंग की मूवमेंट वहीं रुक गई। इम्पैक्ट से उसका पूरा हाथ सुन्न पड़ गया। जब उसने टाइगर डीमन की पीठ पर बैठे इंसान को साफ देखा, तब तिनशिंगजी तुरंत आगे आया और बोला, ये वही लिंगफंग है, हमारे शिंगहो हॉल का डिसाइपल। शाओहोंग ने अपनी स्लीव झटक कर तलवार वापस रखी और अपने सुन्न पड़े हाथ को संभालते हुए तुम्हारी तरफ गहरी नजरों से देखने लगा। उसके चेहरे पर साफ एडमिरेशन थी। ब्रदर तिनशिंगजी, तुम्हारी किस्मत सच में कमाल की है। इतना बड़ा टैलेंट तुम्हारे सिंघो हॉल में आ गया। मैं जानना चाहता हूँ तुमने इसे क्या ऑफर दिया। ये कहते कहते शाओहोंग का एक्सप्रेशन बदल गया। उसने सीधे तुम्हारी तरफ देखा और कहा, यंग फ्रेंड, अगर तुम सिंघो हॉल छोड़कर हमारे साथ आ जाओ तो उन्होंने तुम्हें जो भी दिया है मैं उसका 2 गुना नहीं 3 गुना देने को तैयार हूँ। ये बोलते हुए उसकी नजर यूइंग मैनर और जूजियन सेक्ट की तरफ गई, जैसे वो साफ वार्निंग दे रहा हो, कोई बीच में मत आना। लेकिन दूसरों को दबाने की कोशिश में उसने खुद मुसीबत बुला ली। जूजियन सेक्ट के मास्टर शंगुअन यिजियन कभी भी इंसल्ट सहने वालों में से नहीं थे। उन्होंने तुरंत ठंडी हंसी के साथ जवाब दिया, ब्रदर शाओ, अपनी बातें बचाकर रखो। मेरा डिसाइपल चिंगयांग पहले ही वापस आ चुका है। उसने मुझे बताया कि शिंगहो हॉल के इस यंग फ्रेंड ने सीक्रेट रेल्म के अंदर मेरे डिसाइपल चिंगयांग और सू फैमिली की यंग लेडी दोनों की जान बचाई। ये उनका लाइफ सेवर है। और जहां तक उस विलन की बात है जिसने उन पर हमला किया था, क्या ब्रदर शाओ को सच में चाहिए कि मैं उसका नाम जुबान से बोलूं? ये सुनते ही सू फैमिली के हेड सुयुनजो भी आगे आए। उन्होंने भी साफ कहा, जूजियन सेक्ट जो कह रही है उसका हर शब्द सच है। ये सुनते ही शाओहोंग की नजरें बर्फ जैसी ठंडी हो गईं। अपने दिल के अंदर शाओहोंग की नजरों में शाओली की इमेज अचानक काफी नीचे गिर गई। लियर आखिर कर क्या रहा है? इतना बड़ा टैलेंट सामने खड़ा था और दोस्त बनाने की जगह उसने उसे दुश्मन बना लिया। ऐसी समझ के साथ वो भविष्य में शाओ फैमिली को कैसे लीड करेगा? अगर लियर यहाँ होता तो वो कभी ऐसे इंसान को नाराज नहीं करता। इतना सोचते ही शाओहोंग ने अपने चेहरे पर मुस्कान ला ली। उसने फैसला किया कि किसी भी तरह तुम्हें अपनी तरफ करना होगा। यंग फ्रेंड, अगर सीक्रेट रेल्म के अंदर लियर ने आपको किसी तरह ठेस पहुंचाई हो तो ये बूढ़ा आदमी उसकी तरफ से आपसे माफी मांगता है। क्या आप पुरानी बातों को भूलकर हमारी शाओ फैमिली में शामिल होना चाहेंगे? जो 3 गुना बेनिफिट्स मैंने पहले ऑफर किए थे, उनके अलावा मैं खुद आपका डाओ गार्डियन बनने को तैयार हूँ। क्या कहते हो यंग फ्रेंड? शाओहोंग की बात सुनते ही वहां मौजूद हर इंसान के चेहरे पर शौक साफ दिखने लगा। पूरे मैदान में मौजूद एक्सपर्ट्स में अगर सिर्फ कल्टीवेशन की बात की जाए तो शाओहोंग सबसे ऊपर था। ऐसे इंसान का डाओ गार्डियन बनना मतलब एक मामूली इंसान भी पूरे कॉन्टिनेंट में सिर उठाकर चल सकता था। कई यंग कल्टीवेटर्स की आंखों में साफ जलसी दिख रही थी। उधर भीड़ के पीछे खड़ा शाओली गुस्से में दांत पीस रहा था। पिता इस आदमी को इतना महत्व क्यों दे रहे हैं? ये घिनौना एहसास बिल्कुल उसी बड़े भाई जैसा है, शाओलियांग जैसा। नहीं, मुझे इसे खत्म करने का रास्ता ढूंढना होगा। दूसरी तरफ शिंगहो हॉल के लोग भी आपस में बातें करने लगे। हमारा शिंगहो हॉल लोगों को रोकता नहीं, यहाँ हर कोई आजाद है। शाओ फैमिली ने इतनी बड़ी कंडीशंस रख दी हैं, मुझे लगता है ये फेलो डिसाइपल सच में वहां चला जाएगा। जरूरी नहीं। जरूरी नहीं? तुम लोगों ने देखा नहीं क्या? जिस स्पिरिट बीस्ट पर ये बैठा है वो एक रैंक 4 टाइगर डीमन है, एक मिड स्टेज गोल्डन कोर डीमन बीस्ट, और वो खुद अपनी मर्जी से इसके आगे झुक गई। ऐसे इंसान को क्या सच में शाओ फैमिली के डाओ गार्डियन की जरूरत है? चारों तरफ तरह तरह की बातें चलने लगी। सब लोग बस खड़े थे और तुम्हारे फैसले का इंतजार कर रहे थे। तुमने अपने पिता की तरफ देखा जो लगभग तुम्हें खुश करने की कोशिश कर रहा था, और फिर तुमने बेहद शांत आवाज में सिर्फ एक लाइन कही, मुझे शाओ फैमिली से कोई लेना देना नहीं रखना। ये कहकर तुमने टाइगर डीमन की गर्दन थपथपाई और आराम से वापस शिंगहो हॉल की तरफ चल दिए। उधर तुम्हारे शब्द बार बार शाओहोंग के दिमाग में गूंज रहे थे। उसे कहीं ना कहीं जानी पहचानी लगी, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कहां से। तुमने डिस्गाइज टेक्निक से वेलिंगफंग का चेहरा कॉपी किया था, लेकिन तुम्हारी आवाज में अब भी कई छोटी इनकंसिस्टेंसीज थीं। सच कहें तो 10 साल से ज्यादा समय तक बाप बेटे की तरह साथ रहने के बाद शाओहोंग को तुम्हारी आवाज पहचान लेनी चाहिए थी, लेकिन उसने इतने सालों तक तुम्हें इतना इग्नोर किया था कि उसे ये तक याद नहीं था आखिरी बार तुम दोनों ने सामान्य तरीके से कब बात की थी। और वो हल्की सी फेमिलियर फीलिंग बस एक पल में गायब हो गई। शाओहोंग, जिसकी बात ठुकरा दी गई थी, अब बस चुपचाप अपने लोगों के बीच लौट सकता था। और इसी के साथ यूनवू सीक्रेट रेल्म का ट्रायल खत्म हो गया। ये छिंगयांग और सू यूहेंग से विदा लेने के बाद तुम भी शिंगहो हॉल के साथ वापस लौट आए। इस सफर में तुम्हें बेहद बड़ा फायदा मिला था। सिर्फ रेयर स्पिरिट हर्ब्स ही नहीं, बल्कि हिडन चेंबर से मिले स्क्रोल्स और पिल फर्नेस भी तुम अपने साथ ले आए थे। हालांकि तुम उन स्क्रोल्स की सारी लिखाई नहीं समझ पाए, लेकिन तियानसिंगजी ने जैसे ही उन्हें देखा उसकी आंखें चमक उठीं, मानो उसे कोई सुप्रीम ट्रेजर मिल गया हो। उसने बार बार तुमसे विनती की कि कुछ समय के लिए ये चीजें उसे स्टडी करने दी जाएं। उस बूढ़े ने वादा किया, जैसे ही रिसर्च में कुछ पता चलेगा सबसे पहले तुम्हें बताया जाएगा।
काफी सोचने के बाद तुमने उसकी बात मान ली। उस दिन के बाद तियन सिंह जी क्लोज डोर कल्टीवेशन में चला गया और उसकी वापसी की कोई तय तारीख नहीं थी। इसी बीच सिंगवो हॉल मास्टर की पोजीशन भी सीधे तुम्हारे हाथ में आ गई। तुमने उससे पूछा भी वो इतनी आसानी से पूरा सेक्ट तुम्हें कैसे दे सकता है, लेकिन बूढ़ा बस हंसकर बोला, सिंगवो हॉल में हमेशा वही लीडर बनता है जो सबसे ताकतवर हो, और अभी सेक्ट में सबसे ताकतवर तुम्हारा टाइगर डीमन है। अगर तुम सच में माना करते हो तो मेरे लिए टाइगर डीमन को हॉल मास्टर बनाना भी ठीक है। तुमने उस हजारों साल पुराने लेकिन थोड़े बेवकूफ टाइगर डीमन की तरफ देखा और आखिर ये जिम्मेदारी खुद लेने का फैसला कर लिया। देखते ही देखते कई महीने गुजर गए। वेलिंगफंग पूरी तरह ठीक होकर सिक्लूजन से बाहर आ चुका था और ठीक उसी समय पिल टावर का हाफ ईयरली पिल एक्सचेंज कन्वेंशन शुरू होने वाला था। आमतौर पर यह काम हमेशा वेलिंगफंग संभालता था, लेकिन उसकी पुरानी बीमारी को ध्यान में रखते हुए तुमने उसे सेक्ट में ही रहने और सब संभालने को कहा और खुद मेडिसिनल मटेरियल्स लेकर कन्वेंशन के लिए निकल पड़े। उधर हजारों ली दूर शॉ फैमिली एस्टेट के अंदर हेवनली हॉल में एक भारी धमाका गूंजा। धड़ाम! शोरी! पूरा शरीर घावों से भरा हुआ, खून में लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ा। एक और गोल्डन कोर ब्रेक थ्रू। नाकाम हो चुका था। यूनिवर्सिटी सीक्रेट रेल्म में तुमसे हारने के बाद वो याद उसके लिए एक भयानक इनर डीमन बन चुकी थी। वो पागलों की तरह गोल्डन कोर तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था ताकि और ज्यादा ताकतवर बन सके, लेकिन उसका बेचैन मन बार बार उस इनर डीमन को भड़का देता था और वो कभी भी सच्ची शांति नहीं पा रहा था। इन कुछ महीनों में उसने कई बार ब्रेक थ्रू करने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे सिर्फ फेलियर मिला। अगर शॉ फैमिली के रेयर ट्रेजर्स उसका सहारा ना बनते और उसके शरीर में सुप्रीम बोन ना होती तो इतनी बार फेलियर के बाद वो कब का मर चुका होता। किस्मत से इस बार की फेलियर के तुरंत बाद ही पिल एक्सचेंज कन्वेंशन शुरू होने वाला था। शॉली ने बिना एक पल गंवाए ढेर सारे रेयर ट्रेजर्स और कीमती सामान उठाए और सीधे कन्वेंशन की तरफ निकल पड़ा। दूसरी तरफ थियनयांग सिटी, जहां पिल टावर मौजूद था। पूरे चिंगयोन कॉन्टिनेंट से कल्टीवेटर्स यहां इकट्ठा हुए थे। हर तरफ भीड़ ही भीड़ थी। कोई मेडिसिनल हर्ब्स के बदले पिल्स ले रहा था तो कोई मैजिकल ट्रेजर्स एक्सचेंज कर रहा था। और तभी अपनी असाधारण परसेप्शन के सहारे तुम सीधे एक ऐसे बूथ की तरफ बढ़े जहां स्पिरिचुअल एनर्जी की हलचल सबसे ज्यादा थी। जैसे ही तुम अंदर कदम रखते हो एक भारी स्पिरिचुअल सेंस तुम्हारी तरफ टूट पड़ती है। ऐसा लग रहा था मानो बूथ का मालिक अंदर आने वाले हर इंसान की जांच कर रहा हो। तुम तुरंत अपनी ऑरा छिपाने की कोशिश करते हो, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। पर्दे के पीछे से एक ग्रे रोब पहने बूढ़ा आदमी धीरे धीरे बाहर आया। उसकी आंखों में गहरी दिलचस्पी थी। अरे वाह, इतनी कम उम्र में इतनी मजबूत स्पिरिचुअल सेंस। लगता है तुम एल्केमी के लिए पैदा हुए हो बच्चे। बोलते वक्त उसकी लालची नजरें तुम्हारे पूरे शरीर को ऊपर से नीचे तक स्कैन कर रही थीं, जिससे तुम्हारे अंदर बेचैनी बढ़ने लगी। और तभी तुम्हें एहसास हुआ कि बिना पता चले पीछे का दरवाजा फॉर्मेशन अरे से सील हो चुका था। अब यहां से बाहर निकलना इतना आसान नहीं था। तभी तुम्हें वेलिंगफंग की कही बात याद आई। पिल टावर के इलाके में टावर मास्टर के बनाए कुछ सख्त नियम चलते थे। अगर कोई कल्टीवेटर किसी पिल बूथ में दाखिल हो जाए तो उसे डील पूरी करनी ही पड़ती थी, वरना उसे बाहर जाने की इजाजत नहीं मिलती। ये सोचकर तुमने शांत होकर बूढ़े को हल्का सा नमस्कार किया और पूछा, आपके पास कौन कौन सी पिल्स हैं? बिजनेस की बात सुनते ही बूढ़े को अपनी अजीब हरकतें रोकनी पड़ी। उसने गला साफ किया और पिल्स के बारे में बताना शुरू किया। गोल्डन कोर ब्रेक थ्रू से जुड़ी पिल्स बहुत कम तरह की थीं, लेकिन उनमें सबसे जरूरी थी काओयुआन पिल। यही पिल गोल्डन कोर बनने के लिए जरूरी एनर्जी देती थी, लेकिन इसे बनाने के मटेरियल्स बेहद रेयर थे और इसकी रेसिपी कोई आम एल्केमिस्ट संभाल ही नहीं सकता था। यहाँ तक कि ये ग्रे रोब्ड बूढ़ा जो खुद टॉप टियर एल्केमिस्ट था, उसे भी काओयुआन पिल बनाते वक्त बार बार फेलियर का डर रहता था। बहुत ज्यादा खर्च और बेहद कम सफलता। इसी वजह से काओयुआन पिल की कीमत तय करना बेहद मुश्किल था। अगर कीमत ज्यादा रखता तो कोई फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर खरीद ही नहीं पाता, और अगर कम रखता तो मटेरियल्स का नुकसान उठाना पड़ता। इसीलिए कई साल पहले उस बूढ़े ने एक चालाक तरीका निकाला। वो सक्सेसफुल पिल्स और फेल्ड पिल्स दोनों को एक साथ मिलाकर बेचता था। अगर किसी के हाथ डिफेक्टिव पिल आ जाए तो वो बस उसकी खराब किस्मत मानी जाती, किसी और को दोष नहीं दिया जा सकता था। ये सोचते हुए बूढ़े ने तुम्हारे सामने एक वायल रखी जिसके अंदर अलग अलग क्वालिटी की काओयुआन पिल्स भरी हुई थीं। बूढ़ा हल्का सा मुस्कुराया। बच्चे, 3 शंगु फ्लावर्स और 2 हन्यू ब्रांचेस दो। फिर इस वायल में से तुम एक पिल निकाल सकते हो। चलो अपनी किस्मत आजमा कर देखो। असल में इस वायल में सही पिल निकलने की चांस करीब 60% थी, लेकिन काओयुआन पिल्स आम पिल्स जैसी दिखती ही नहीं थीं। जो असली पिल्स होती थीं उनकी सरफेस पर बेहद छोटे क्रिस्टल बने होते थे, छूने पर थोड़ी खुरदुरी लगती थी, जबकि डिफेक्टिव पिल्स पूरी तरह स्मूथ और जेड जैसी चमकदार होती थीं। अगर किसी ने पहले कभी असली काओयुआन पिल हाथ में ना ली हो तो पहली बार में वो जरूर स्मूथ वाली पिल ही चुनता। उसे लगता वही असली है, और यही था बूढ़े का खेल। अगर असली पिल्स बनाना मुश्किल था तो फेक पिल्स बनाना कितना आसान होगा। जब कोई कल्टीवेटर डोड पिल लेकर मायूस होकर चला जाता तो बूढ़ा बस उस फेक पिल को फिर से वायल में डाल देता, और इसी तरह वो सालों से यही स्कैम चला रहा था, सैकड़ों कल्टीवेटर्स को बेवकूफ बनाकर। ये सोचकर
ओल्ड डंग के चेहरे पर घमंडी मुस्कान आ गई। यहाँ पूरे 100 पिल्स हैं बच्चे। सिर्फ देखकर तुम ट्रिक नहीं समझ पाओगे। तुम्हारी स्पिरिचुअल सेंस भले ही दूसरों से ज्यादा स्ट्रांग हो, लेकिन इस जाल से बचना आसान नहीं है। उसे पूरा भरोसा था कि तुम भी बाकी लोगों की तरह फंस जाओगे, लेकिन वो एक बात कभी सोच भी नहीं सकता था। तुम्हारी डिफेक्टिव पिल्स पहचानने की क्षमता लगभग डरावनी थी। बस एक बार सूंघते ही तुम समझ गए। इस वायल में करीब 40% पिल्स पूरी तरह गार्बेज थीं। ये ट्रिक शायद बाकी लोगों पर काम कर जाती, लेकिन तुम पर नहीं। और तभी तुम्हारे दिमाग में एक आइडिया आया, अगर डिफेक्टिव पिल्स भी काम की हैं, तो फिर इन्हें छोड़ना क्यों? अगले ही पल तुमने अपना स्टोरेज पाउच खोल दिया। धड़ाम! रेयर हर्ब्स, स्पिरिट प्लांट्स, कीमती इंग्रेडिएंट्स। पूरा पिल शॉप का फ्लोर भर गया। तुमने शांत आवाज में कहा, सर काउंट कर लीजिए। इतना तो होना चाहिए कि मैं पूरा वायल खरीद सकूं। इतनी सारी रेयर हर्ब्स देखकर ओल्ड डंग वहीं जम गया। वो खुद एक एल्केमिस्ट था, लेकिन उसने जिंदगी में कभी इतना बड़ा हॉल नहीं देखा था। आमतौर पर फाउंडेशन स्टेज कल्टीवेटर्स मुश्किल से 2 ड्रॉज खरीद पाते थे, और ज्यादातर लोग एक ड्यूड पिल लेकर भी खुश होकर चले जाते थे। लेकिन तुम उसके सामने खड़े होकर एक एक करके पिल्स निकालते जा रहे थे, और कुछ ही देर में सारी डिफेक्टिव पिल्स गायब हो गईं। फिर एक के बाद एक असली साओ यूएन पिल्स भी खत्म होने लगी। ये देखकर ओल्ड डंग का दिल खून रोने लगा। उसका ये पूरा लकी ड्रॉ स्कैम आम दिनों में उसे अच्छा खासा प्रॉफिट देता था, लेकिन आज साल का पहला ही कस्टमर उसका पूरा स्टॉक साफ कर चुका था। यहां तक कि तुम्हारी रेयर हर्ब्स भी उसके नुकसान की भरपाई नहीं कर पा रही थीं। गुस्से में ओल्ड डंग की मूंछें तक कांपने लगीं, लेकिन बदकिस्मती से इवेंट के रूल्स अभी भी लागू थे। ओल्ड डंग चाहकर भी तुम्हें रोक नहीं सकता था। वो बस बेबस होकर देखता रह गया जब तुम बैग्स भरकर पिल्स लेकर दुकान से बाहर निकल गए। करीब 2 घंटे बाद शाओली भी उसी पिल शॉप में पहुंचा। सीनियर, मैं कायुआन पिल्स एक्सचेंज करना चाहता हूं। ये आवाज सुनते ही ओल्ड डंग का मुश्किल से शांत हुआ गुस्सा फिर भड़क उठा। कायुआन पिल्स खत्म हो चुकी हैं, एक भी नहीं बची। ये सुनते ही शाओली के चेहरे की मुस्कान वहीं जम गई। वो इन पिल एक्सचेंज इवेंट्स में नया नहीं था। इतने सालों में हर बार पिल टावर के एल्केमिस्ट ही फायदा उठाते थे। जितनी रेयर पिल होती, उतना ही ज्यादा उसका फायदा निकाला जाता। ऐसे में उनका स्टॉक खत्म हो जाना लगभग नामुमकिन था। लेकिन चाहे शाओली को यकीन हो या ना हो, वो कुछ कर भी नहीं सकता था। ये पिल टावर था, शाओ फैमिली एस्टेट नहीं। यहाँ कोई उसकी मर्जी के हिसाब से नहीं चलता था। लेकिन कुछ देर पहले अपनी बेइज्जती याद करते ही उसकी आंखों में फिर वही पागलपन भर गया। ट्रिब्यूलेशन स्टेज तक पहुंचने की उसकी चाह और भी ज्यादा मजबूत हो गई। उसने दांत भींचते हुए पूछा, सीनियर, कायुआन पिल्स के अलावा क्या आपके पास ऐसी कोई चीज है जो ट्रिब्यूलेशन ब्रेक थ्रू में मदद कर सके? शाओली की जलती हुई बेचैन आंखों को देखकर ओल्ड डंग के पत्थर जैसे चेहरे पर धीरे धीरे मुस्कान लौट आई। युवा मित्र, मेरे पास सच में ऐसी चीज है जो तुम्हें बिना परेशानी उस स्तर तक पहुंचा सकती है। बस उसकी कीमत पता नहीं तुम चुका पाओगे या नहीं। ये कहते हुए ओल्ड डंग ने एक लकड़ी का डिब्बा बाहर निकाला। उसके अंदर एक गहरे लाल रंग की पिल चुपचाप रखी थी। सिर्फ उसे देखने भर से एक आम कल्टीवेटर का दिमाग हिल सकता था। ओल्ड डंग धीमे से बोला, इस ट्रेजर का नाम है ब्लड क्लैरिटी पिल। मेरी पूरी जिंदगी में मैं सिर्फ एक ही ऐसी पिल बना पाया हूं। इसका रूप देखकर घबराना मत, इसका इफेक्ट तुम्हें जरूर संतुष्ट करेगा। साधारण पिल सिर्फ स्पिरिचुअल एनर्जी देती हैं ताकि कल्टीवेटर ब्रेक थ्रू कर सके, लेकिन ब्लड क्लैरिटी पिल सीधे तुम्हारे कोर में समा जाती है और तुम्हारे मौजूदा गोल्डन कोर की जगह ले लेती है। मतलब कोई भी फाउंडेशन स्टेज कल्टीवेटर अगर इसे खा ले तो वो पूरा ट्रिब्यूलेशन प्रोसेस स्किप करके सीधे ट्रिब्यूलेशन स्टेज में पहुंच जाएगा। ये सुनते ही शाओली की आंखें पूरी तरह फैल गईं। उसने तुरंत बेचैनी से पूछा, इस पिल के बदले आप क्या चाहते हैं? ओल्ड डंग हल्का सा मुस्कुराया। तुमने अभी कहा ना कि तुम शाओ फैमिली से हो। मैंने सुना है शाओ क्लैन के पास एक हेवन टियर ट्रेजर है, जिंगहोंग सोर्ड। अगर तुम वो तलवार मेरे पास ले आओ तो ये ब्लड क्लैरिटी पिल तुम्हारी होगी। जिंगहोंग सोर्ड का नाम सुनते ही शाओली की आंखों में हल्की हलचल हुई। बचपन से वो इस ट्रेजर के बारे में सुनता आया था। कहा जाता था ये शाओ फैमिली के फाउंडिंग एंसेस्टर का डिवाइन वेपन था, लेकिन हर जनरेशन में इसे सिर्फ क्लैन हेड खुद अपने पास रखता था। यहां तक कि शाओली जैसा सबसे फेवरेट बेटा भी उसे छू तक नहीं पाया था। मांगना उसकी तो बात ही नहीं थी। अगर उसे चाहिए था तो बस एक ही रास्ता बचता था, चोरी। ये सोचते ही शाओली रोशनी की तरह दुकान से निकल पड़ा, सीधे शाओ एस्टेट की तरफ। ओल्ड डंग ने उसे जाते देखा और बिल्कुल भी जल्दी नहीं दिखाई। उसे पूरा यकीन था अगर ये डील हो गई तो आज का सारा नुकसान 10 गुना 100 गुना होकर वापस आएगा। और जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। 2 रात बाद शाओली फिर उसी शॉप में लौटा और इस बार उसने जिंगहोंग सोर्ड सीधे काउंटर पर रख दी। इन 2 दिनों में उसने हर तरीका आजमाया था और शाओहोंग के उस पर अंधे भरोसे का फायदा उठाकर आखिर वो उस ट्रेजर को चुरा लाया था। अब उसके हाथ में ब्लड क्लैरिटी पिल थी, वही पिल जिसके लिए वो पागलों की तरह तड़प रहा था। डील पूरी होते ही शाओली जाने के लिए मुड़ा, लेकिन तभी ग्रे रोब्ड बूढ़े के चेहरे पर एक अजीब डरावनी मुस्कान उभरी। ओह हाँ, एक बात और बता दूं, ये पिल जिंदा है
इसमें दूसरों की कल्टीवेशन निगलने की क्षमता है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा गोल्डन कोर खराब ना हो तो तुम्हें इसे समय समय पर खिलाना पड़ेगा। उसकी बातों में साफ वार्निंग छिपी थी। लेकिन इस वक्त शाओली का दिमाग सिर्फ एक चीज से भरा हुआ था, ट्रिबुलेशन स्टेज। वो अब कुछ सोचने की हालत में ही नहीं था। उसने पिल उठाई और बेहद खुश होकर वापस लौट गया। और सच कहें तो उस पिल का असर बिल्कुल वैसा ही था जैसा कहा गया था। उस रात शाओली सफलतापूर्वक ट्रिबुलेशन स्टेज में पहुंच गया, लेकिन इससे पहले कि वो अपने पिता को यह खुशखबरी बता पाता, एक भयानक भूख अचानक उसके अंदर फूट पड़ी। इतनी भयानक कि वो लगभग पागल हो गया। जब उसे होश आया तो उसके बगल में एक लाश पड़ी थी। वो उसके पर्सनल रिटेनर्स में से एक था। उसी आदमी को उसने अपने बड़े भाई का पता लगाने भेजा था, लेकिन अब वो बिना किसी वजह के उसके कमरे में मरा पड़ा था। शाओली अभी भी समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर हुआ क्या है। तभी उसके दिमाग में अचानक ओल्ड डेंग की बात गूंज उठी। ब्लड क्लैरिटी पिल दूसरे कल्टीवेटर्स की लाइफ फोर्स खाती है, तभी वो खुद को जिंदा रख पाती है। ये सच समझते ही शाओली पूरी तरह डर गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन कुछ समय बाद उसे अपने शरीर में एक अजीब बदलाव महसूस हुआ। उसके अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी तेजी से भर रही थी, इतनी तेजी से कि वो सामान्य कल्टीवेशन से दर्जनों गुना ज्यादा थी। उसकी कल्टीवेशन स्पीड पागलों जैसी हो चुकी थी। और तभी उसके मन में एक खतरनाक ख्याल आया। अगर वो और कल्टीवेटर्स की लाइफ फोर्स अब्सॉर्ब करे तो नेसेंट सोल स्टेज तक पहुंचना भी मुश्किल नहीं रहेगा। ये सोचते ही अभी कुछ देर पहले तक जो डर था वो धीरे धीरे लालच में बदल गया। और उसी रात शाओ स्टेट के 5 रिटेनर्स बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गए। दूसरी तरफ तुम्हारे हाथ अब चाओ युएन पिल्स लग चुकी थीं, लेकिन तुम सीधे सिंहो हॉल वापस नहीं गए। उसकी जगह तुमने एक सुनसान और दूर जंगल चुना, फिर अपनी स्टेल्थ एबिलिटी एक्टिवेट की और वहीं ट्रिबुलेशन ब्रेक थ्रू शुरू करने का फैसला किया। अगले ही पल 100 की 100 पिल्स, चाहे असली हो या डड, तुमने एक साथ निगल ली। धड़ाम! तुम्हारे शरीर के अंदर से स्पिरिचुअल एनर्जी का एक भयानक विस्फोट फूट पड़ा। तुम्हारे कोर की गहराई में तुम्हारे पिल डिवोरिंग बॉडी के अंदर अंगूठे जितना एक काला वॉर्टेक्स खुल गया। उस वॉर्टेक्स की खिंचाव शक्ति इतनी भयानक थी कि आसपास की हर स्पिरिचुअल एनर्जी उसकी तरफ खींचने लगी। धीरे धीरे वो वॉर्टेक्स तुम्हारे अंदर एक वर्लपूल बन गया और लगातार आसमान और धरती की स्पिरिचुअल एनर्जी को निगलता रहा। ये प्रोसेस कई दिनों तक चलता रहा। जब आखिरकार तुम्हारी चेतना वापस लौटी तो वो काला वॉर्टेक्स अब सुनहरी परत से ढक चुका था। यही था ट्रिबुलेशन स्टेज में सफल ब्रेक थ्रू का निशान। लेकिन इस बार ब्रेक थ्रू वैसा नहीं था जैसा तुमने सोचा था। 100 चाओ युएन पिल्स खाने के बाद भी तुम्हारी रेल्म उतनी आगे नहीं बढ़ी जितनी उम्मीद थी। तुम सिर्फ मिड ट्रिबुलेशन स्टेज तक ही पहुंच पाए। लेकिन तुम्हारे पिल डिवोरिंग बॉडी में एक बिल्कुल नया बदलाव आ चुका था, और वो बदलाव तुम्हारी उम्मीदों से भी कहीं ज्यादा